में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी, मुंबई स्टूडियो से सृष्टि शर्मा और दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ अभिषेक सत्यव्रतम। चलिए, मार्केट के 1.5 घंटे का जो एक्शन अब बचा है आज के दिन के लिए, उसकी पूरी तैयारी करेंगे। क्या आज खास रहा मार्केट में, उस पर चर्चा करेंगे। कहां आपके लिए कमाई के मौके बन सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। पहले मार्केट का एक हाल देख लेते हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे, निफ्टी हरे निशान में टिकने की कोशिश भर कर रहा है। आप देखिए 5-6 अंकों की गिरावट अभी दिख रही है। सेंसेक्स 100 अंकों के आसपास नीचे है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे, आईटी शेयरों ने सबसे ज्यादा दबाव बनाया। 1.5% के आसपास की गिरावट वहां देखने को मिल रही है। तो मार्केट पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगले 1.5 घंटे के अंदर क्या क्या खास चीजें हैं, कितने बजे क्या खास चीजें हम लेकर आ रहे हैं, वो पहले एक बार देख लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए, एफएनओ मार्केट का एक चेक हम 2:05 पर लेंगे। मार्केट की स्ट्रेटजी सजेस्ट करेंगे। क्लोजिंग ट्रेड्स 2:10 पे शुरू होंगी, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे तमाम कमाई के मौके वाले शेयर। ऑप्शंस के चैंपियन हम आपके लिए लेकर आएंगे 2:40 पर। उसके बाद मार्केट एट 3 बजे, यानी 3 बजे तक मार्केट में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, क्या इंपॉर्टेंट चीजें रही, क्या एक्शन रहा, वो बताएंगे। उसके बाद शुरू होंगी बीटीएसटी या एसटीबीटी कॉल्स 3:10 पे, यानी आज खरीदिए कल बेचिए ऐसे वाले जो कॉल्स आपके हैं, या फिर आज बेचिए कल खरीदिए, ये कॉल्स आपके शुरू होंगे 3:10 पे। इवेंट्स टू वॉच 3:20 पे, यानी कौन सी वो चीजें हैं जिन पर आपको नजर रखनी है अगले दिन के हिसाब से, वो आपको बताएंगे कि कल क्या अहम रहने वाला है। सबसे पहले एक काम करते हैं, बाजार की बड़ी बातों पर एक नजर डालते हैं। पहले मार्केट में क्या क्या हुआ है, क्या चल रहा है, वो एक नजर देखते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे स्ट्रेटजी की तरफ। चलिए, बाजार आज जो है वो सीमित दायरे में है। निफ्टी आप देखिए 25,950 के आसपास है, सपाट है, कोशिश कर रहा है हरे निशान में आने की, लेकिन टिक नहीं पा रहा है। अगर आप निचले स्तरों से देखेंगे तो अभी भी गिरावट 80 अंकों की है, लेकिन निफ्टी बैंक आप देखेंगे निचले स्तरों से करीब 250 अंक सुधरा है और 60,700 के पार टिक रहा है। कोशिश कर रहा है यहां पर भी निफ्टी बैंक में आपको ठीक ठाक तेजी देखने को मिल रही है 80 अंकों की। उसके बाद कहां से रफ्तार आई है वो समझना बड़ा जरूरी है। सुबह के शो से ही हमने ये आपको बताना शुरू कर दिया था कि आज का दिन ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों का है। ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों ने आज लगातार तीसरे दिन बाजार में रफ्तार दिखाई है, और उसका नतीजा आप देखिए, निफ्टी ऑटो जो है वो 350-400 अंकों के बीच में तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। 1.5% के आसपास की तेजी यहाँ पे है। उसके अलावा आप देखिए, जो टेक्सटाइल शेयर हैं, जो लगातार ट्रेड डील के बाद से तेजी दिखा रहे थे, आज उनकी जो चमक है, उनकी जो शाइन है, वो फीकी पड़ती हुई दिख रही है। टेक्सटाइल शेयर आज जो है वो कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो वर्धमान टेक्सटाइल हो, चाहे वो गोकुलदास एक्सपोर्ट हो, चाहे वेल्सपन हो, ये सारे शेयर जो है वो आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अच्छे नतीजों से अपोलो हॉस्पिटल्स इस वक्त 5% की तेजी दिखा रहा है। तो ये ओवरऑल आज के मार्केट का सेटअप है। चलिए, अब एक काम करते हैं। इसके अलावा ये तो 5 ही बड़ी बातें थी, लेकिन और भी कई सारे ऐसे शेयर्स हैं, कई सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं, पॉकेट्स हैं, जहां पे आज एक्शन देखने को मिल रहा है। तो वो बिग बजर जान लेते हैं सृष्टि से। सृष्टि, बताइए। जी हाँ विकास, देखिए हालांकि इंडेक्स लेवल पे इतना बड़ा एक्शन नहीं है, पर ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर बहुत बेहतरीन मूव है। आइए एक एक करके वो बिग बजर्स हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं ऑटो काउंटर्स की। देखिए विकास, जब मॉर्निंग शो में सुबह आप और मैं बैठे थे, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स एक साथ एक सेक्टर को बैक कर रहे थे, और वो था ऑटो स्पेस। और आप देखिए ऐसे बाजार में भी, ऐसे सुस्त बाजार में मैं तो कहूंगी, आप देख सकते हैं आयशर मोटर्स अभी भी अपनी लीडरशिप बरकरार रखता हुआ 6% की तेजी। भारत फोर्ज में 3.5% का मूव। टीवीएस मोटर्स 3%। मदरसन सुमी वायरिंग जो है अभी फिलहाल 1% की मजबूती दिखा रहा है। और आपको याद होगा, अगर मदरसन सुमी वायरिंग छोड़ के बाकी सभी काउंटर्स पे हमारे एक्सपर्ट्स ने अपना नजरिया पॉजिटिव ही बताया था, और कई सारे और काउंटर्स भी थे जिनमें कॉल्स आई थी। इसके अलावा आईटी काउंटर्स में यहाँ पर गिरावट फिर से हावी हो रही है। देखिए वो एआई से रिलेटेड कंसर्न्स तो है ही, कल फिर से सुर्खियों में था ग्लोबल मार्केट में, और आज परसिस्टेंट, एम्फेसिस, कोफोर्ज, टीसीएस जैसे काउंटर्स लुढ़कते नजर आ रहे हैं। टेक्सटाइल शेयरों में बिकवाली अभी भी हावी है। जिस तरीके की चिंताएं अभी टैरिफ को लेकर बरकरार हैं कि बांग्लादेश का टैरिफ, देखिए वहां पर ज्यादा छूट मिल गई है। इंडियन टेक्सटाइल प्लेयर्स के लिए जो है यहाँ पर गिरावट हावी हो रही है। डिवीज लैब, यहाँ पर नतीजे आए थे, इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स थे, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े मूव्स नहीं दिख रहे हैं। जब लास्ट मैंने चेक किया था तो 1% की मजबूती डिवीज लैब में थी। कॉन कॉल में गाइडेंस के बाद थोड़ा और मूव आता है। जुनिपर होटल्स, यहाँ पर भी नतीजे आए थे, नतीजे ठीक ठाक आते हुए दिखे। स्टॉक में एक एक्शन। गुलशन पॉली, यहाँ पर आय बढ़ती हुई दिखी है, हालांकि मुनाफे में एक बहुत बढ़िया जंप है। स्टॉक में देखिए आप 12% का उछाल आप फिलहाल देखेंगे। सोम डिस्टिलरीज काफ़ी कमज़ोर थे नतीजे, यहाँ पे सुबह से ही हम इसमें गिरावट देख रहे हैं। पावर मेक में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्शन, जहाँ पर
इनका EBITDA जो है वो कमज़ोर हुआ है। साथ ही साथ मैन इंफ्रा ड्यूरिंग द मार्केट्स नंबर्स आए बेहद ख़राब, स्टॉक में 5.5% की गिरावट यहाँ पे। और BHEL यहाँ पे देखिए OFS ओपन है आज इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स के लिए, कल रिटेलर्स के लिए, और स्टॉक में सुबह से ही 6% से ज़्यादा की आप गिरावट देख सकते हैं। आज देखते हैं किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है। बट जी हाँ, इसके अलावा निफ्टी कंपनीज में से M&M के भी नंबर्स आए थे और नंबर्स इन लाइन रहे, और उसके बाद हम देख सकते हैं स्टॉक में ऊपरी स्तरों से थोड़ी बिकवाली हावी हुई। तो ये थे वो तमाम काउंटर्स जहां पर अभी फिलहाल हम देख रहे हैं एक्शन। पर अब आपको ज़रूर ये समझना होगा कि मार्केट में क्या करें, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले काउंटर्स, और आज जो है थोड़े सुस्त मूव ज़रूर दिख रहे हैं। अभिषेक के पास चलते हैं, वो हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं और उनसे समझते हैं क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी। अभिषेक, अच्छी बात तो कहीं ना कहीं ये लग रही है कि 25,900 और 60,700 का लेवल जो है इन दोनों इंडेक्स ने रोका हुआ है, पकड़ा हुआ है। क्या मायने लगाएं इसके? सृष्टि, देखिए अगर हम निफ्टी के पहले बात करें तो देखिए 26,000 का जो लेवल है एक बहुत ही बड़ा हर्डल है, और वो साफ साफ ऑप्शंस की जो आंकड़े उनसे दिख भी जा रहे हैं, क्योंकि कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है 26,000 के लेवल पर। और 3 दिन की तेज़ी हो गई थी, और बाजार में हम देख रहे हैं कि 3 दिन की तेज़ी के बाद एक कंसोलिडेशन का मूड साफ तौर पर है। अब बाजार को जो यहाँ से दिशा मिलेगी निश्चित तौर पर वो 26,000 के ऊपर निफ्टी की जब क्लोजिंग हो जाएगी उसके बाद ही मिलेगी। आज आप देखेंगे कि जो सेक्टर्स है ना वो आपको बटे हुए थोड़े दिखाई देंगे। आज ऑटो हो गया, ऑटो इंडेक्स तो लगातार 3 सत्र से चल रहा है। इसके अलावा फार्मा, सरकारी बैंक, सिलेक्टिव रियल एस्टेट और मेटल चल रहे हैं। मेटल इंडेक्स में लगातार चौथे सत्र में हम तेजी देख रहे हैं। और इसके अलावा जो कमजोरी है IT, पावर, ऑयल एंड गैस, प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि दबाव है। तो बाजार में ना वो धड़े बटे हुए हैं। अब ये सरकारी बैंक और ऑटो, फार्मा थोड़ा ऊपर ले जा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक और ऑयल एंड गैस या IT ये नीचे खींचने का काम कर रहे हैं। डिसाइसिव मूव के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आज आप देखेंगे कि मिड कैप, स्मॉल कैप में भी कोई खास एक्शन नहीं है। दोनों के दोनों इंडेक्स आपको सपाट कारोबार करते हुए नजर आएंगे। एक और अहम चीज हो रही है कि जो लीडर्स होते हैं ना, जो बाजार को दिशा देने का काम करते हैं, आज आप देखेंगे कि उनमें कोई खास ट्रेंड आपको नजर नहीं आएगा। रिलायंस में लोअर लेवल से थोड़ी बहुत बाइंग आ रही है, लेकिन HDFC बैंक प्रेशर में है। LNT में भी खास एक्शन देख नहीं रहे हैं। कल LNT का शेयर चल रहा था, तो ये कुछ बड़े शेयर्स हैं। IT में भी आज हम देख रहे हैं कि नरमी का माहौल है, और इसके चलते ही निफ्टी की जो आज की रेंज रही है वो 110 अंकों की ही रही है। ब्रीफली 26,000 के ऊपर निकला, लेकिन 26,000 के ऊपर टिकने में दिक्कत आ रही है। बाजार के स्ट्रक्चर में, बाजार के मोमेंटम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, बट ये है कि यहां से चलने के लिए ना नया फ्यूल, नया ट्रिगर अभी बाजार के लिए थोड़ा सा मिसिंग लग रही है। वो फ्यूल क्या होगा? 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग होगी, कुछ और अच्छे नतीजे होंगे, कुछ बढ़िया खबरें होंगी। FIs की बाइंग का टिकना, 3 सत्र की बाइंग FIs की हो गई है, और ये अगर बाइंग टिकती है तो निश्चित तौर पर बाजार के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट यहां से बिल्ड होता हुआ नजर आएगा। अभी भी जो मेरे हिसाब से रणनीति होनी चाहिए निफ्टी में, वो बाय ऑन डिप का ही होना चाहिए। अगर आप पुट कॉल रेशियो भी देखेंगे ना तो 0.8 के आसपास के पुट कॉल रेशियो हैं निफ्टी के। निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक पर ज्यादा ऑप्टिमिज्म है, 1 के ऊपर का पुट कॉल रेशियो है, और वो हम देख रहे हैं कि SBI ने थोड़ा मोमेंटम को चेंज किया भी है निफ्टी बैंक में, लेकिन बाकी शेयरों का सपोर्ट आज निफ्टी बैंक के लिए भी नहीं है। तो मेरा मानना है कि निफ्टी में आप क्लियरली बाय ऑन डिप कीजिए। शॉर्ट टर्म में ऐसे कोई नेगेटिव ट्रिगर बाजार के लिए नहीं है, और शॉर्ट की पोजीशन से अभी भी मेरा मानना है कि बचना चाहिए, क्योंकि ट्रेड में फंसने का निश्चित तौर पर जोखिम रहेगा। निफ्टी बैंक के लिए भी सेम स्ट्रेटजी। निफ्टी बैंक में अगर मान लीजिए कि ICICI बैंक और HDFC बैंक में स्ट्रेंथ अगर लोअर लेवल से आ जाता है, थोड़ा सा ज्यादा चला है निफ्टी के मुकाबले, अगर आप इस साल में अगर आप तुलना करेंगे तो तेजी निफ्टी बैंक की ज्यादा रही है, तो निफ्टी बैंक भी थोड़ा समय बिताएगा। लेकिन यह है कि स्ट्रक्चर अगर दोनों में कंपेयर करें तो क्लियरली निफ्टी बैंक का बेहतर दिखाई दे रहा है, और बाय ऑन डिप में ज्यादा बेहतर मौके आपको निफ्टी बैंक में आते हुए दिखाई देंगे। तो निफ्टी थोड़ा मुझे लगता है कि अभी समय बिताएगा, और 26,000 की जब ऊपर निकल जाए, अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है तो 26,000 के ऊपर ही आप नया ट्रेड लीजिए। अगर आपके पास ट्रेड अगर है निफ्टी में, तो मेरा मानना है कि 25,850 से 25,900 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट रेंज है, और 25,800 के आसपास मान लीजिए अगर निफ्टी जाता है 25,800 850 तक, तो आपको निश्चित तौर पर बाइंग का ही व्यू बनाना चाहिए। तो बाय ऑन डिप से दोनों को दोनों इंडेक्स के लिए। चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार को लेकर उनका व्यू क्या है और कौन से शेयरों को लेकर वो बुलिश हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे 2 एक्सपर्ट हैं। लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन हैं,
और पीएचडी कैपिटल के प्रदीप हल्दर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुल जी, प्रदीप जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। प्रदीप, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, जरा इंडेक्स को लेकर अपना व्यू बता दीजिए, उसके बाद हम आपके ट्रेड्स भी जानेंगे। जी, वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी एंड ऑल द पैनलिस्ट। देखिए, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। जितने भी स्टॉक्स या इंडेक्स को लेके मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही राय हम क्लाइंटों को भी देते, हो सकता है उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। और जितने भी कॉल्स को लेके मैं डिस्कशन करता हूँ, ये हमारे रिसर्च डेस्क से जनरेट किया जाता है। देखिए, इंडेक्स मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। थोड़ा अगर नीचे आता है बाय करने में, बाय ऑन डीप करने का ही सलाह रहेगा, क्योंकि लगातार एक एफआईआई की तरफ से भी एक पॉजिटिव मोमेंटम, एक व्यू हम देख रहे हैं कि बहुत टाइम बाद एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके का ओवरऑल जितने भी मेजर इवेंट था, चाहे वो यूरोप के साथ इंडिया का डील, यूएस के साथ इंडिया का डील, बजट, ईच एंड एवरीथिंग, सब मैटर पे क्लैरिटी आ चुका है। सो मैं एक बार वेट करूंगा। कभी भी अगर आप 25,850 25,900 के आसपास मिलता है तो आपको बाइंग ही करना चाहिए। ज्यादा क्लैरिटी आपको 26,000, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर आने के बाद आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि 26,000 पे अगर इसके ऊपर एक घंटा, आधा घंटा भी सस्टेन करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी आपको मिलेगा। सो अगेन, ऑल टाइम हाई ऑन द वे। मैं बुलिश ही हूँ, नीचे आने पे बाई करना पसंद करूंगा। और बैंक निफ्टी पे मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अभी 60,738 के आसपास चल रहा है। 450 के रेंज के आसपास का एक लो लगाने के बाद जो अभी डे हाई पे आ चुका है, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अभी भी कंटिन्यू आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा। 61,400, 61,500 करेंट जोन से भी अगर देखा जाए तो 800 से 900 पॉइंट ऊपर का रैली आपको देखने को मिलेगा। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पे ही मेरा व्यू पॉजिटिव है। थोड़ा नीचे आने पे आपको शॉर्ट नहीं करना, अभी अभी बाई करना है। ऐसे ही व्यू रखना है मुझे। ये निफ्टी बैंक और निफ्टी के ऊपर राय है प्रदीप जी की तरफ से। और आप देखा होगा आपने कि प्रदीप जी जब बोल रहे थे ना, तो उस वक्त जो है वो निफ्टी रेड में था, लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन पर आए वैसे ही जो है वो निफ्टी ने भी रंग बदल लिया प्रदीप जी के जैकेट के कलर को देखते हुए, और निफ्टी हरे में वापस लौटा। तो खैर, वो कलर जो है वो इस वक्त देख के अच्छा लग रहा है। भले मार्केट में बहुत ज़्यादा आज पूरे दिन ना दिखाओ हरा रंग, लेकिन देख के अच्छा लग रहा है कि अभी जब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो थोड़े मार्केट में रिकवरी के साइंस दिख रहे हैं। निफ्टी 50 भी ग्रीन में आ गया है, निफ्टी बैंक तो ग्रीन में है ही। चलिए अब एक काम करते हैं, जो क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे व्यूअर्स के लिए हम लेकर आते हैं उसकी शुरुआत करते हैं अंशुल जी से। अंशुल जी, 1.5 घंटे बचे हैं, कहाँ कहाँ ट्रेड लेने चाहिए, बताइए ज़रा कुछ मौके। सर देखिए, सिर्फ निफ्टी ने रंग नहीं बदला है। बंबई की हवा लगने के बाद प्रदीप जी के भी रंग बदले बदले से हैं। खैर, मार्केट पे वापस आते हैं। सुबह मार्केट की कमेंट्री में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी पे ओपन हाई है, बैंक निफ्टी पे ओपन हाई है, और जैसे ही ये क्रॉस होगा 60,727, इसके ऊपर टिकना स्टार्ट करेगा तो ये निफ्टी को भी खींचना स्टार्ट करेगा। आप देखिए, बिल्कुल वहीं पे आगे स्ट्रगल चल रही है बुल वर्सेस बेयर की। इवेंचुअली हमको लग रहा है बुल्स जीतेंगे, क्योंकि मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट कॉट अप है। तो जैसे ही हम 60,727 के ऊपर टिकना स्टार्ट करेंगे, बैंक निफ्टी में एक 200-300 पॉइंट की अपमूव आती हुई दिखेगी। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमने बैंक निफ्टी में ऑप्शंस बाई सजेस्ट किया हुआ है क्लाइंट्स को। दूसरा अपडेट रहेंगे 3, भारत फूड सुबह ओपनिंग कॉल दिया था 1614 में, टारगेट डन हो गया 1676, 62 रुपए मिल रहे हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सुबह मॉर्निंग शो क्लोज होते होते बेलराइज 184 में बाई दिया था, 193.25 का हाई बनाए, 9.25 रुपए वहां मिल रहा है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। HAL 4130 के पास सेल दिया था, 4107 का लो है, इसको होल्ड करना चाहिए। अभी और 40-50 रुपए मिलेंगे, जल्दी नहीं करना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग में। अब फ्रेश बाय दे रहा हूं श्रीराम पिस्टन में। श्रीराम पिस्टन में 4 दिन की इनसाइड बार से ओपन लो और गैप के साथ ब्रेकआउट आया है। 3200 रुपए में बाई करना है, 3150 का स्टॉप लॉस लगाना है, 3400 रुपए का टारगेट रहेगा। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 4.25% MF की होल्डिंग है, 6.25% FII की होल्डिंग है, तो इंस्टीट्यूशन बैक स्टॉक है। 4 दिन की टाइट रेंज से ब्रेकआउट आया है, तो प्रोबेबली एक 4% 5% की मूव, बीइंग ए स्मॉल कैप स्टॉक 5% की मूव बनती है, बट एक बार के लिए 3400 का टारगेट लेके चलेंगे। बिल्कुल, तो श्रीराम पिस्टन 3400 का टारगेट, 3150 का आपको लगाना है, स्टॉप लॉस 3200 के आसपास ये शेयर चल रहा है। इस बीच देखिए अवंती फीड्स के नतीजे आ गए हैं। अवंती फीड्स के जो मुनाफा है वो 135 करोड़ से बढ़ के 149 करोड़ हुआ है। आय की और मार्जिन की फिगर का आने का इंतजार हम कर रहे हैं। थोड़ी देर में जैसे ही नंबर्स आएंगे
पूरे नंबर्स आएंगे वो आपको बताएंगे। 2% के आसपास की तेजी शेयर में लगातार देखने को मिल रही है और आप देखिए कि ये पिछले दिनों में काफ़ी अच्छा रनअप दिखा चुका है शेयर। जब से अमेरिका के साथ ट्रेड डील की बात हुई, श्रिम्प शेयरों में अच्छा एक्शन देखने को मिला था और उसका असर जो है वो इस कंपनी के एक्शन पे लगातार, कंपनी के शेयर पे लगातार देखने को मिला था। 2% की तेजी मजबूती के साथ बढ़ रही है आगे। देखते हैं जैसे जैसे आय और मार्जिन के फिगर्स भी आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उस बीच एक काम करते हैं। हाँ, आय की फिगर आ गई 1366 करोड़ से बढ़कर 1385 करोड़। तो आय में तो मार्जिनल ग्रोथ है लेकिन मुनाफा ठीक ठाक बढ़ा है। चलिए देखेंगे थोड़ी देर में, उसके बाद सलाह लेंगे, लेकिन तब तक एक काम करते हैं, रूपक जी को शामिल करते हैं। रूपक डे शामिल हो रहे हैं हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज से। रूपक जी गुड आफ्टरनून। आप सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि ट्रेड के मौके कहां बन रहे हैं अगले 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए। जी नमस्ते। तो मेरा ट्रेड रहेगा, एक तो रहेगा फेडरल बैंक। इस स्टॉक ने डेली चार्ट पे कुछ दिनों का जो डाउनवर्ड कंसोलिडेशन चल रहा था, जो कंफ्यूजन चल रहा था अमंग द इन्वेस्टर, उसका एक खुलासा हुआ और एक ब्रेकआउट दिया हायर एंड पे। तो मुझे लगता है सेंटिमेंट अराउंड द स्टॉक पॉजिटिव रहना चाहिए शॉर्ट टर्म में। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 291 फॉर अ टारगेट ऑफ 320 और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 280 पे, 278 पे इनफैक्ट। दूसरा कॉल रहेगा नाम इंडिया, निप्पन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये भी, इस स्टॉक ने भी एक डाउनवर्ड कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सेंटिमेंट अराउंड द स्टॉक बहुत ही पॉजिटिव है, यहाँ से सिग्निफिकेंट रिकवरी आना चाहिए। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 948 फॉर अ टारगेट ऑफ 1050, नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 910 पे। ये फेडरल बैंक यहाँ पर बाई की कॉल फिलहाल आती हुई और रूपक जी की हमने कॉल समझी। पर प्रदीप जी, अब आप भी बताइए कहाँ पर हैं आपके आइडियाज, ट्रेडिंग आइडियाज फिलहाल। जी, आज जो मैं पिक लेके आया हूँ, पहला नाम रहेगा मैक्स हेल्थ केयर। सो मैक्स हेल्थ केयर में मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। रिसेंटली एक डेली चार्ट में हमने मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखा, उसके बाद कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशंस, उसके बाद का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ। अभी मुझे लग रहा है कि फिर से अपने जो 20 एंड जो 9 मूविंग एवरेज प्राइस है इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। जो 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस था ऑलमोस्ट 1019 के आसपास, अभी 1051 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। पहला जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 1095 का, सेकंड टारगेट होगा 1120 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 1010 पे मेंटेन करना है। सेकंड जो मेरा आज का कॉल रहेगा वो है टीएमपीवी, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स। मुझे लगता है कि कंटिन्यूअसली हम देखेंगे वीकली चार्ट में एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन है, उसके बाद फिर से पुल बैक, और ये पुल बैक अभी सस्टेन होने वाला है। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 392, सेकंड टारगेट रहेगा 405। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 365 में मेंटेन करना है। दोनों कॉल में ही आपको 7 से 8 दिन का व्यू लेके चलना है। और लास्ट वीक मैंने एक कॉल दिया था सुप्रीम इंडस्ट्री, जिसका पहला टारगेट और सेकंड टारगेट दोनों आया है और अभी ऑलमोस्ट 4% के आसपास ऊपर है। तो ऑल टारगेट आया है, एक बार प्रॉफिट बुक करने का भी सलाह रहेगा इसमें। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर टाटा मोटर्स पीवी, इसको आप ध्यान में ज़रूर रख सकते हैं। और ये फिलहाल राय आती हुई प्रदीप जी की तरफ से, क्योंकि हम देख भी रहे हैं कि हाल फिलहाल जो कमेंट्री आई थी टाटा मोटर्स पीवी के साइड से वो काफ़ी अच्छी थी। वो क्लियरली ये बोल रहे थे कि अब जेएलआर से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो अब पीछे हो चुकी हैं और अब आगे चल के जो है चौथी तिमाही से नॉर्मलाइजेशन किक इन होगा। साथ ही साथ मैक्स हेल्थ केयर पर भी फिलहाल प्रदीप जी का पॉजिटिव नज़रिया। बट ऑटोज़ की हम बात कर ही रहे थे और इस कुछ ही समय पहले अशोक लेलैंड के भी नंबर्स आए और जो नतीजे थे वो उम्मीद के मुताबिक ही आते हुए दिखे। पर अंशुल जी, स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं क्या आप, और क्या यहाँ से और भी गिरावट हावी होगी? क्योंकि सुबह स्टॉक 212 के आसपास था, नतीजे उम्मीद के मुताबिक आए और मार्जिन्स तो उम्मीद से थोड़े बेहतर भी रहे, पर फिर भी स्टॉक में आप देखिए लगभग 2-2.5% की गिरावट। क्या व्यू है यहाँ पे? रूमर सेलोन कंफर्मेशन वाला ट्रेड यहाँ बना है और स्टॉक ऑलरेडी मंथली चार्ट पे 10 महीने में 130% चल चुका था, तो प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी थी। 10 डे मूविंग एवरेज 201 रुपए पे है और 20 डे मूविंग एवरेज 196 पे, तो एटलीस्ट 196 तक तो पुल बैक आना चाहिए। वहां पे अगर बुलिश एविडेंस मिलना स्टार्ट होता है तो ये जो अप ट्रेंड है ये एज इट इज इंटैक्ट और रिज्यूम हो जाएगा। लेकिन अगर 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करते हैं तो फिर 50 डे मूविंग एवरेज तक डीपर रिट्रेसमेंट होगा, विच इज एट 183। तो 196 का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट लाइकली जिस हिसाब से नीचे आया है होल्ड होना चाहिए। और जिस हिसाब से नीचे आया थोड़ा होल्ड होना चाहिए। और आप देखिए, हाँ, पिछले कई दिनों से जो है अशोक लेलैंड में एक तरफा रैली हम आते हुए देख रहे थे। आज एक प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर हावी हो रही है।
बट इस बीच रामको इंडस्ट्रीज के भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं। मार्जिन्स में एक अच्छी बढ़त है और मुनाफे में भी ग्रोथ रही है और स्टॉक में 3% का मूव फिलहाल आप आते हुए देखेंगे। रामको इंडस्ट्रीज के नतीजे जहां पर आप देख सकते हैं 3% का मूव दिखा रहा है रामको इंडस्ट्रीज, उसके नतीजे आए हैं और अच्छे नतीजे आए हैं। आप देखिए आय में भी बढ़त के साथ 389 करोड़ कंपनी की आय रही है। पर चलिए फिलहाल इसी के साथ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के उस पर हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम लगातार ले रहे हैं उनकी ट्रेडिंग आइडियाज़। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और बाजार में हम देख रहे हैं कि बेहद सीमित दायरे का कारोबार हो रहा है और निफ्टी किसी तरह से कोशिश कर रहा है निशान में टिकने की। और निफ्टी बैंक की बात करें तो एसबीआई के दम पर आज जो तेजी है लगभग 90 अंकों के आसपास की है और लोअर लेवल से 250 पौने 300 अंकों के आसपास की रिकवरी आई है। एसबीआई डे हाई के आसपास है और रिकॉर्ड स्तर पर तो शेयर कारोबार कर ही रहा है, 3.5% से ज्यादा की तेजी है। तो आज अगर आप देखेंगे बाजार में तो ऑटो, सरकारी बैंक, फार्मा, हॉस्पिटल, यही 3-4 मोटा मोटी सेगमेंट्स हैं जहां पर आज आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। एक और शेयर के बारे में जरा चर्चा करेंगे, ऑटो सेगमेंट से ही है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज जो सेकेंड हाफ रहा है आज का, उसमें एक स्ट्रॉन्ग हमने अपमूव देखा है लोअर लेवल से और ये शेयर है करीब 3.5% ऊपर। निश्चित तौर पर भारत अमेरिका के बीच में जो डील हुई है उसका बेनिफिशियरी भारत फोर्ज भी है। एक बड़ा रेवेन्यू इनका आता है अमेरिका से और इंटरेस्ट हमने देखा है कि ठीक ठाक है अभी इसमें ट्रेडर्स का और इन्वेस्टर्स का भी। भारत फोर्ज को लेकर राय आपसे लेना चाहेंगे अंशुल जी, कितनी तेजी आप देख रहे हैं और क्या किसी को नया ट्रेड लेना चाहिए इसमें? अंशुल जी अनम्यूट कीजिए सर। सॉरी सर, भारत फोर्ज सुबह 1610 में ओपनिंग ट्रेड में बाय भी दिया था। ये जो पूरा 3 महीने की टाइट रेंज का ब्रेकआउट बना है करंट मंथ में, इसका टारगेट 1727 रुपए है। तो अगर आप बीटीएसटी के तौर पे प्रॉफिट बुक करने की जगह बीटीएसटी के तौर पे कैरी भी करना चाह रहे हैं तो आप कैरी कर सकते हैं। 1727 रुपए 95 पैसे प्रिसाइसली ये 3 महीने की टाइट रेंज के ब्रेकआउट का टारगेट है, तो वहां तक स्टॉक आराम से पहुंचेगा। तो अभी गुंजाइश है यहाँ पे 60 रुपए और अपसाइड की। अगर कैरी करना है 1-2 दिन के लिए तो कैरी किया जा सकता है। ठीक है, 60 रुपए और यहां से गुंजाइश से 1727 रुपए के टारगेट दिए हैं अंशुल जी ने भारत फोर्ज के लिए। ठीक है, 1670 रुपए के आसपास के प्राइसेस आप अभी देखेंगे इसमें। लेकिन नतीजों का सीजन अब जो चल रहा है, अब अपने लास्ट लेग में है, कुछ कंपनीज के नतीजे बाकी रह गए हैं और एचयूएल के नतीजे आएंगे कल। अब एचयूएल के नतीजों को लेकर उम्मीदें क्या हैं, क्या अनुमान है, क्योंकि कंपनियां कहीं ना कहीं मार्जिन प्रेशर से जूझती हुई दिखाई दी हैं। रूरल रिकवरी हो तो रही है बट वो भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो जरा समझ लेते हैं कि एचयूएल में आपकी प्लानिंग नतीजों से पहले क्या होनी चाहिए, एक बार अनुमान जान लेते हैं। हमारी सहयोगी स्नेही जुड़ गई हैं। स्नेही बताइए, एचयूएल क्या उम्मीदें हैं, कैसे आएंगे नतीजे इसके? जी, अगर एचयूएल के क्वार्टर 3 नंबर्स के बारे में बात करें तो हमारी उम्मीद एक म्यूटेड क्वार्टर देखने की है। कोई खास सरप्राइज हम यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा ये पहला क्वार्टर है जहाँ पर एचयूएल अपने नंबर्स रिपोर्ट करेगा, जहाँ पर आइसक्रीम बिजनेस का हिस्सा नहीं गिना जाएगा क्योंकि आइसक्रीम बिजनेस का डीमर्जर हो चुका है। तो कंसोलिडेटेड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू और एबिटा दोनों में 2% की अपटिक देखने की हमारी उम्मीद है। रिपोर्टेड पैट के बारे में बात करें, नेट प्रॉफिट के बारे में, तो 2600 करोड़ रुपए की हमारी उम्मीद है, जो कि 13% का कट है। बट अगर एडजस्टेड पैट देखें, जो आइसक्रीम बिजनेस डीमर्जर का इम्पैक्ट है उसके दम पर जो गेन हुआ है, तो अगर वो पैट में ऐड करें तो ये नंबर काफ़ी ऊपर है। और मार्जिन्स की उम्मीद है बिल्कुल फ्लैट 23.3% पर। अगर हम अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में बात करें तो अगर आइसक्रीम बिजनेस को हटा दें तो 2 से 3% का वॉल्यूम बिजनेस देखने की उम्मीद रख रहे हैं हम। 40% जो पोर्टफोलियो है एचयूएल का, वहाँ पर जीएसटी कट का असर हुआ है और पिछली बार मैनेजमेंट ने कहा था कि पूरे क्वार्टर 2 में और क्वार्टर 3 के पहले हाफ में ये जीएसटी का इम्पैक्ट बना रहेगा। तो हमारी नज़र यहाँ पर रहेगी कि ये जीएसटी का इम्पैक्ट कितना आया है और मैनेजमेंट का आउटलुक के अब ये इम्पैक्ट क्या ये ख़त्म हो चुका है या आगे भी ये देखने की उम्मीद है। लो सिंगल डिजिट
अंडरलाइंग प्राइसिंग ग्रोथ देखने की उम्मीद है। और सेगमेंट्स के बारे में बात करें तो होम और पर्सनल केयर में 3%, ब्यूटी और वेलबींग में 8% और फूड और बेवरेज में 2% ग्रोथ देखने की उम्मीद। लाइक फॉर लाइक बेसिस पर मार्जिन में हम हल्का सा कट देख रहे हैं, बट अगर इसे आइसक्रीम बिजनेस डीमर्जर से ऑफसेट कर ले तो यहाँ पर 50 से 60% बिप्स का गेन हो सकता है, 50 से 60 बेसिस पॉइंट्स का गेन हो सकता है, जैसे कि मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि आइसक्रीम बिजनेस के डीमर्जर के बाद इतना तो गेन हम उम्मीद कर सकते हैं। अब जब नंबर्स आ जाएंगे तब की मॉनिटरेबल्स क्या रहेंगे, हमारी नज़र कहाँ पर रहेगी, आइसक्रीम बिजनेस के द्वारा जो सिनर्जीज आई है, मैनेजमेंट की जीएसटी पर कोई कमेंट्री, रूरल अर्बन डिमांड पर आउटलुक, कमोडिटी प्राइसेस पर आउटलुक, और सबसे इंपॉर्टेंट उनका मार्जिन गाइडेंस, क्या ये 22.5 से 23.5 के बीच में बरकरार रहता है या यहाँ पर भी थोड़ा सा फेरफार है। तो इसके दम पर हमारी नज़रें एचयूएल के अर्निंग्स पर बनी रहेगी, पर जी हाँ, म्यूटेड क्वार्टर की उम्मीद है एचयूएल के क्वार्टर 3 से। ठीक है, कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं है एचयूएल से, और एचयूएल से जो निवेशक है उन्होंने भी ज़्यादा उम्मीदें बहुत की नहीं होंगी, क्योंकि एचयूएल ने पैसे बना के दिए नहीं है। अगर आप निफ्टी से तुलना करेंगे साल भर के 6 महीने के रिटर्न की, तो ये अंडर परफॉर्मर साबित हुआ है और मार्जिन को लेकर चैलेंजेस हैं। देखते हैं कि आगे को लेकर कंपनी की तरफ से कमेंट्री क्या निकल के आती है। तो ये अनुमान, और आज शेयर देखिए नतीजों से पहले काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल आपको नजर आएगा, आधे % के आसपास के गेंस फिलहाल हैं, 2465 रुपए के आसपास के भाव हैं। एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा। गौरव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गौरव जी, तमाम एफएमसीजी कंपनीज हैं जहां पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई है। एक तो जीएसटी के इम्पैक्ट के चलते प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन वगैरह प्रभावित हो गए, बाकी वॉल्यूम ग्रोथ की जो उम्मीद थी शायद वो आई नहीं है। आप जरा ये बताइए कि क्या रणनीति होनी चाहिए नतीजों से पहले एचयूएल के शेयर में? अभिषेक जी नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून। एचयूएल के नतीजों से पहले मैं भी बहुत मतलब उत्साहजनक तो नहीं हूँ, ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्टेलर परफॉर्मेंस की मुझे कोई उम्मीद लग रही है यहाँ से। इट इज़ बेस्ट कि थोड़ा सा वेट किया जाए, बिकॉज ऑफ लेट हमने देखा है दैट एफएमसीजी पैक ने अंडर परफॉर्म किया है। पिछला 1 सवा साल है कुछ खास आया नहीं है, बट यस इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग, अ पॉजिटिव सरप्राइज था दैट ब्रिटानिया केम अप विद वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। 8% से ऊपर की ग्रोथ पोस्ट की है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी आई है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच अभी मैं करना चाहूंगा। इसके अंदर बहुत ज्यादा मुझे उत्साह की तो उम्मीद नहीं है। आई थिंक यहाँ पे रेजिस्टेंस 2500-2520 के अराउंड मिलेगा ये स्टॉक के ऊपर। थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। गौरव जी, गुड आफ्टरनून, विकास बात कर रहा हूँ। पहले अब हमने एचयूएल पे आपसे राय ले ली, लेकिन आपकी कॉल्स लेनी रह गई जो आपने हमारे व्यूअर्स के लिए चुनकर निकाली है। कौन से ऐसे कॉल्स आपने सजेस्ट करने हैं आप आज? यस विकास जी, जो 2 शेयर्स आज मैंने चुने हैं, फर्स्ट इज लॉरेंस लैब्स। एफएमसीजी के अंदर ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो लॉरेंस लैब यहाँ से जिस टाइप से पोजीशनड है, एक अच्छी गिरावट के बाद चलने के लिए तैयार है। 1007 का भाव चल रहा है, पॉजिटिवली प्लेस्ड है स्टॉक, करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। 970 का स्टॉप एंड 1050 टू 1070 तक के टारगेट्स आने वाले 2 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो दूसरा स्टॉक मैंने चुना है दैट इज फोर्टिस हेल्थ केयर। इस फोर्टिस के नतीजे 13 तारीख को आएंगे। मुझे उम्मीद है अच्छे सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट करेगा और नतीजों से पहले भी इसके अंदर एक बाइंग मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। एट द करंट प्राइस विच इज क्लोज टू 920 बाय कर सकते हैं स्टॉक को। 890 का स्टॉप लेना है एंड 975 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। बिल्कुल, तो 970 तक के टारगेट आपको, 970 975 के आपको टारगेट मिल सकते हैं। फोर्टिस हेल्थ पर ये राय है। 890 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए, ये तो राय हुई 2 कॉल्स आपके लिए जहां पे आपको नज़र रखनी है, जिन शेयरों पे आपको नज़र रखनी है। इस बीच आप देखिए एचबीएल इंजीनियरिंग का शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इस कंपनी को 800 करोड़ का कवच का एचबीएल इंजीनियरिंग का शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 2.5% के आसपास तेजी थी, अब पता नहीं, एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे, तेजी बढ़ी है या घटी। 800 करोड़ के आसपास का इसको ऑर्डर मिला, इस कंपनी को, एचबीएल इंजीनियरिंग को, और कवच से रिलेटेड ऑर्डर है, यानी सरकार की तरफ से, रेलवे की तरफ से। इनफैक्ट तेजी गायब हो चुकी है, अब जो है वो 1% नीचे जा चुका है ये शेयर। 2.5% की तेजी थी, अचानक से ये शेयर नीचे जा चुका है। ऐसा क्या गड़बड़ हो गया? एक काम करते हैं, प्रदीप जी से चेक करा लेते हैं। प्रदीप जी, जरा देखिए एचबीएल इंजीनियरिंग के चार्ट। कंपनी को ऑर्डर मिला था 800 करोड़ का कवच से रिलेटेड, यानी रेलवे से ऑर्डर मिला था। उसके बाद शेयर में तेजी ठीक ठाक दिखी थी, लेकिन अभी जो है वो 1% नीचे चला गया है शेयर।
देखिए ऑलमोस्ट डे लो के आसपास आ चुका है एंड ऑलरेडी स्टॉक चला हुआ है, बहुत चला भी है। इनफैक्ट आज भी देखेंगे 815 के ऊपर आया था, सस्टेन नहीं हो पाया। 800 एक साइकोलॉजी का लेवल था। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक बार 745 750 तक नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है। अगर किसी के पास भी है फॉर द लॉन्ग टर्म, डेफिनेटली आप बने रहिए। लेकिन शॉर्ट टाइम में मुझे लगता नहीं कि पर्टिकुलर इस न्यूज़ का इफेक्ट ऑलरेडी प्राइस ने पहले से ही डिस्काउंट कर दिया था। सो कहीं ना कहीं एक बार आपको 745 740 तक आ सकता है। तो चार्ट में अभी भी वीकनेस दिखाई दे रहा है। एक बार अगर हम जो 100 मूविंग एवरेज प्राइस भी देखेंगे, वो है 823 के आसपास, जो कि आज ऑलमोस्ट 817 से स्टॉक घुमा है। तो एक बार 820 एंड अबव सस्टेन करना, क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। तो एक बार अभी आप बने रहिए। लेकिन अभी यहाँ पे मैं फ्रेश शॉर्ट कॉल भी देना नहीं चाहता। फॉर द लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म के लिए आपको वेट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म अगर आपकी स्ट्रेटजी है तो आपको वेट करना चाहिए। ये सलाह आपको एचपीएल इंजीनियरिंग पर दे दी गई है। स्टॉक का रिएक्शन जो है वो अब नेगेटिव हो गया, लेकिन शुरुआत जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हुई थी इस शेयर की। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो एक और मेहमान को शामिल करेंगे और तमाम और कॉल्स पर हम बात करेंगे और शेयर्स पर बात करेंगे। आपके लिए कुछ कमाई के बेहतरीन मौके भी लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में हम देख रहे हैं कि सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, हालांकि स्टॉक्स में चर्निंग हो रही है। निफ्टी के जो गेंस हैं बहुत ही सीमित है, 15-20 अंकों पर आपको निफ्टी नजर आएगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो लोअर लेवल से थोड़ी स्ट्रेंथ आई है एसबीआई के दम पर, और निफ्टी बैंक की तेजी है लगभग 100 अंकों के आसपास की, लेकिन 60,700 के आसपास पिछले 2-2.5-3 घंटे से हम देख रहे हैं कि यह टिका हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेशर है, और उसी के चलते आपको एडवांस डिक्लाइन के जो रेशियो है ये थोड़ा सा मंदी के खिलाड़ियों की तरफ आपको टिल्टेड नजर आएगा। करीब 1300 शेयर हैं तेजी वाले, और 1600 से ज्यादा शेयर इस वक्त हम देख रहे हैं कि मंदी में आपको दिखाई देंगे, यानी कि लाल निशान वहां पर आपको नजर आएगा। दो और एक्सपर्ट को अपने साथ जोड़ लेते हैं, और हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं पंकज पांडे जुड़ गए हैं, और इसके अलावा मेरे सेट शेयर खान के एनालिस्ट सोमिल मेहता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो टोटल जो हमारे एक्सपर्ट्स की संख्या है वो है इस वक्त 6। और पंकज जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, जो सेक्टर फ्लेवर में है जरा बातचीत उसी की कर लेते हैं, और हम देख रहे हैं कि पीएसयू बैंकों में बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट है। एसबीआई के बारे में आपसे राय लेना चाहेंगे, क्योंकि कल जबरदस्त तेजी और आज फिर से धमाकेदार बाइंग 3.5% की रिकॉर्ड हाई पर शेयर ये है, 1200 रुपए की तरफ ये बढ़ चला है, और मार्केट कैप की बात करें तो वो भी 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। पंकज सर, क्या वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी आपको लगता है कि एसबीआई में है, और जो नए बायर हैं उनके लिए मौके हैं, या फिर किसी और शेयर पर फोकस करें वो? शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई थिंक देखिए, पीएसयू बैंक को अगर आप स्ट्रक्चरली देखें तो ग्रोथ के हिसाब से वो प्राइवेट सेक्टर काउंटर पार्ट्स के बिल्कुल आसपास में आ चुके हैं। प्लस जो ओवरऑल इनकी एसेट क्वालिटी है वो भी ऑलमोस्ट इक्वली है। जहां पे थोड़ा मात खाते हैं वो है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, वो थोड़ा ज्यादा है, एंड इसकी वजह से इनके जो आरओएस होते हैं रिलेटिवली कम होते हैं। एसबीआई पे स्पेसिफिकली मैं बात नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वो मेरे कंप्लायंस में है, बट ओवरऑल सेंस हमें लगता है कि पीएसयू बैंक में काफी सारे स्ट्रक्चरल लेग्स हैं। ग्रोथ तो एक है ही, बट अगर आगे जाके सरकार वोटिंग शेयर वाला जो मुद्दा है, प्लस जो एफडीआई लिमिट है, अगर वो रिविजिट करती है, जिसके चांसेस हमें लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक के लिए काफी बेहतर मूव हो सकता है। काफी सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि आपको कोई स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स या स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स वगैरह मिल जाए। तो मेरे हिसाब से दैट में अगर आप देखेंगे तो पीएसयू बैंक में रूम फॉर फर्दर अपसाइड बिल्कुल निकल के आता है। तो एक सबसे अच्छा प्लेयर हमें लगता है एसबीआई, क्योंकि मैं कमेंट नहीं कर सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आप आगे जाके 3 या 4 बड़े बैंक क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा उसमें काफी रोल प्ले करेगा। फर्स्ट हाफ बैंक का अच्छा नहीं था, सेकंड हाफ में ग्रोथ एक्सपेक्टेशन बेटर है, प्लस इसका वैल्यूएशन भी रिलेटिवली कंफर्टेबल हमें लगता है। तो आई थिंक करीब 0.9 टाइम्स एडजस्टेड बुक पे ट्रेड कर रहा है, तो ये हमें स्टॉक अच्छा लगता है। इन जनरल पीएसयू बैंक्स हमें लगता है कि बेहतर करते रहेंगे। ठीक है, पीएसयू बैंक बेहतर करते रहेंगे। कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं, लेकिन आपने पंकज जी बात की स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर की, तो एक बैंक है जिसके लिए ये भी ट्रिगर है, और वो बैंक है फेडरल बैंक का। फेडरल बैंक आज हम देख रहे हैं कि
12 बजे की चाल हमने देखा था कि उत्थान वाला था, उसके बाद अपने गेंस को टिकाने वाला था और 190 रुपए के भाव से शेयर चलते चलते अब 290 रुपए के ऊपर आ गया है और ये सारे के सारे गेंस आए हैं पिछले 4 से 4.5 महीने के आसपास। अब ये ब्लैकस्टोन निवेश करने जा रही है बैंक में और आरबीआई से जब हरी झंडी मिली तो अपने शेयर में और जोश दिखा। नंबर तो अच्छे थे ही। राय इस पर सोमिल जी आपसे लेना चाहेंगे, जरा चार्ट चेक कीजिए, कैसा लग रहा है आपको बैंक ये? फेडरल बैंक ऑफ कोर्स वेरी क्वालिटी स्टॉक। एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से एक ऊपर की तरफ रुक गया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा और कंसोलिडेशन होगा, 270 275 के आसपास फिर से एक सपोर्ट लेने जाएगा, लेकिन उसी के अराउंड पे एक सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ रुक गया है। फ्रेश बाइंग के लिए अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए तो दैट इज टुडेज लो, दैट इज 279 पे एक स्टॉप लॉस रख के ऊपर में आप 305 310 के आसपास के आप टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म प्ले है। इसे आप शॉर्ट टर्म में ये छोटा सा टारगेट आप मान के चल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छे लेवल्स ऊपर की तरफ देखने मिलेंगे फॉर फेडरल बैंक। सो आप लॉन्ग टर्म ज्यादा सोचे रादर देन शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये राय होगी फेडरल बैंक को लेकर। सोमिल भाई, जरा आप अपने शेयर भी बता दीजिए कि आपने क्या स्टडी किया है, कहां पर आपको लगता है कि अभी बढ़िया रिटर्न्स के मौके हैं, क्योंकि बाजार में अभी ना इंडेक्स से थोड़ा किनारा करके शेयरों पे रहने का ही सही वक्त है ये। एब्सोल्युटली, वी नीड टू फोकस ऑन सेक्टर्स, स्टॉक्स ज्यादा, क्योंकि मार्केट में अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो साइडवेज है ऑफ कोर्स, एंड बट सेक्टर्स और स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ज्यादा मौके मिल रहे हैं। दो सेक्टर्स जो मुझे इस समय बहुत अच्छे लग रहे हैं, दैट इज फार्मा एंड ये ऑटो में जो लार्ज कैप्स हैं, बजाज ऑटो, मारुति, M&M, ऑल आर डूइंग रियली वेल, आइशर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स। मैं बजाज ऑटो के साथ जाना चाहूंगा बिकॉज बजाज ऑटो में एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है, और ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसलिए अच्छा है बिकॉज छोटा सा ट्रायंगल है, वो ऊपर की तरफ टूटा है। प्रीवियसली ऑन द वीकली चार्ट एक बड़ा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा था। आई थिंक हमने आज सुबह भी इसके बारे में बात की थी। 10,500 के आसपास के मेरे टारगेट्स हैं, और नीचे में अगर आप स्टॉप लॉस लगाएं तो अराउंड 9,600 9,650 के आसपास के एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप। दूसरा कॉल होगा ग्लेनमार्क फार्मा में। फार्मा में इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डी भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ टूटी है, ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। 1970 पे एक स्टॉप लॉस लगा के आप ऊपर में 2100 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ग्लेनमार्क को लेकर ये व्यू, टारगेट आपके लिए बता दिए सोमिल जी ने, और बजाज ऑटो को लेकर बुलिश है। इस बीच देखिए सूर्या रोशनी के नंबर आ गए हैं। हालांकि कंपनी छोटी है, लेकिन जो भी कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने हम ज़रूर रखें। और जो शेयर हैं आप देखेंगे कि फिलहाल 5% की गिरावट के साथ आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। मुनाफा 90 करोड़ रुपए से घटकर 80 करोड़ रुपए, तो मुनाफे पर एक डेंट लगा है। और वैसे दिन भर ये शेयर लाल निशान में ही कारोबार कर रहा था, लेकिन जो ही नतीजे आए हैं थोड़ी गिरावट और बढ़ी है सूर्या रोशनी की। 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और हमने देखा है कि ऊपरी स्तरों से जो इसका 52 वीक हाई है 350 रुपए के आसपास का है, वहां से गिरते गिरते 225 रुपए के भाव रह गए हैं सूर्या रोशनी के। एक राय ले लेते हैं उसके बाद। अब चूंकि ऑटो की चर्चा हुई है ना, तो आज आयशर मोटर क्यों दौड़ा है? 6% की जो दौड़ है आयशर की, जो उसको रिकॉर्ड हाई पर ले गया है, इसको लेकर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स सृष्टि के पास है, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक राय जरा गौरव जी आप हमें दीजिए सूर्या रोशनी के शेयर को लेकर। अभिषेक जी, सूर्या रोशनी पिछले कुछ समय से अंडर परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। रिजल्ट्स के बाद भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आया है, नेगेटिविटी ही प्रिवेल कर रही है, 5.25% डाउन है। गोइंग अहेड मुझे वीकनेस इंटेंसिफाई होते नजर आ रही है। 220 के और 220 215 के इमीडिएट सपोर्ट्स विजिबल हैं, वहां तक मुझे आता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। ठीक है, सूर्या रोशनी को लेकर ये भी हो गया। लेकिन आयशर 6.5% के उछाल के साथ हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई पर ये शेयर आज पहुंच गया। नतीजे क्या हैं? नतीजों में ऐसा
क्या खास है, जरा ये समझते हैं। और नतीजों के बाद जो ब्रोकरेज हाउसेस का जो व्यू है वो क्या है आयशर को लेकर, ये समझते हैं सृष्टि से। सृष्टि बताइए क्या ट्रिगर बन रहा है आयशर मोटर के लिए आज? तो देखिए, जिस तरीके की आउट परफॉर्मेंस यानी उम्मीद से बेहतर नतीजे आयशर मोटर्स ने दिए हैं, और ऐसे समय में जहां पर आप कई सारी ऐसी हेडलाइंस पढ़ते होंगे कि चलिए हार्ले डेविडसन आ रहा है, उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो बाइक के दाम है 350 सीसी से ज़्यादा वाली जो बाइक्स हैं वो महंगी हो रही हैं, और ऐसे माहौल के बावजूद भी आयशर मोटर्स ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया है, और वही सबसे सराहनीय बात है। नंबर्स में अगर आपको बताएं तो देखिए, आप हमेशा एक डबल डिजिट ग्रोथ के नंबर्स को ध्यान में रखते होंगे, बट इस बार के नंबर्स में खास ये है कि जो इनकी EBITDA की ग्रोथ है, यानी 29% की EBITDA की ग्रोथ, इनकी आय और इनके मुनाफे में जो ग्रोथ है उससे ज़्यादा बड़ी है नंबर्स के फ्रंट पे, क्योंकि आय तो देखिए 23% बड़ी है, मुनाफे में लगभग 21% की बढ़त है, पर EBITDA में लगभग 30% की ग्रोथ आपको ये बताता है कि ऑपरेशनली कंपनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और यही वजह है कि इनके मार्जिन्स भी, हमारी तो उम्मीद थी कि लगभग सपाट आएंगे, बट 100 बेसिस पॉइंट से भी ज़्यादा के मार्जिन्स में सुधार आया है। अब आपको कई सारे और भी फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। डोमेस्टिक बिजनेस में ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रही है, Q4 में भी स्ट्रांग ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। डोमेस्टिक टू व्हीलर इंडस्ट्री हाई सिंगल डिजिट ग्रो करेगी, ऐसा कंपनी का मानना है, पर आयशर मोटर्स उससे ज़्यादा ग्रो करेगा, ऐसी उन्होंने कमेंट्री दी है। एक्सपोर्ट्स में उनका बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है, कई सारे नए नए मार्केट्स को टैप कर रही है आयशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड भी, और वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में कंपनी यही उम्मीद कर रही है कि और यूरोप जैसी मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, यूएस मार्केट को एक्सप्लोर कर रही हैं, तो ऐसी मार्केट्स को टैप करने की तैयारी में है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट शेयर आप देखेंगे मिड साइज मोटरसाइकिल में दबदबा बरकरार है। आयशर मोटर्स का 89% मार्केट शेयर होल्ड कर रही है, बजाय इसके कि कंपटीशन भी आया है, कई सारी आपने खबरें भी पढ़ी हैं, फिर भी लीडरशिप बरकरार है आयशर मोटर्स की। और साथ ही VECV की भी बात कर ले तो वहाँ पर भी जो मार्जिन का परफॉर्मेंस है, डिमांड आउटलुक है, वो काफ़ी पॉजिटिव है। कंपनी ने नया केपेक्स भी लगा दिया, इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड है, वो आगे चल के कह रहे हैं 960 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट करेंगे, तमिलनाडु में एक नया प्लांट लगाएंगे, जो 14.5 लाख रॉयल एनफील्ड की वॉल्यूम्स है वो सीधे बढ़ के 20 लाख होंगी आने वाले 2 साल में। तो कंपनी आप देख सकते हैं किस तरीके से फ्यूचर प्लानिंग कर रही है, और वो इसीलिए कर रही है क्योंकि उनको दिख रहा है कि डिमांड आने वाले समय में बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी स्क्रीन पे ब्रोकरेजेस है, देखिए तमाम ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं। गोल्डमैन सैक्स 8,600 के टारगेट्स दे रहे हैं, सिटी 8,300 के टारगेट्स, इवन नवामा हालांकि होल्ड रेटिंग है बट 8,000 से ज़्यादा के टारगेट्स हैं, और इन सभी ने जो है अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं। आयशर मोटर्स कोई सस्ता स्टॉक नहीं है, हमेशा अन्य टू व्हीलर कंपनीज के मुकाबले इसने प्रीमियम होल्ड किया है, और आज के नतीजों में और भी साफ हो गया है कि क्यों ऐसे प्रीमियम वाले काउंटर्स को और भी जो है मार्केट्स सराह रहा है। और अभिषेक, यही वजह है, देखिए सुबह से ही लीडरशिप बरकरार है आयशर मोटर्स की। बिल्कुल सृष्टि, लीडरशिप बरकरार है आयशर की, और मतलब मेरे पास भी एक आयशर की बाइक है रॉयल एनफील्ड की, और विकास तो एक बार मेरे साथ सवारी भी कर चुके हैं। विकास को याद होगा शायद, ये बहुत पुरानी बात होगी, लेकिन मुझे याद है कि आयशर का शेयर मैंने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो 25-30 रुपए के आसपास का शेयर था, और यकीन नहीं होता कि ये शेयर आज बढ़ते बढ़ते 7,800 रुपए का हो गया है। तो आयशर स्ट्रॉन्ग ये लीडरशिप है हर तरफ से, और अभी भी वैल्यूएशन देखेंगे तो वहां पर भी कंफर्ट नजर आ रहा है। एक राय लेते हैं, जरा इस पर टेक्निकल चेक लेते हैं रूपक जी से। रूपक जी, ऑल टाइम हाई पर शेयर है तो, लेकिन ये थमने का नाम ले नहीं रहा है, जरा बताएंगे कि आपके हिसाब से अब टारगेट नेक्स्ट क्या होनी चाहिए इसके? जी, असल में हमने कल बाई कॉल दिया था फ्यूचर में, आज हमने प्रॉफिट बुक किया, बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया। देखिए प्रीवियस हाई था जो जैन में बनाया था, वो अराउंड 75-7600 के आसपास था, उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी हमारे पास एक स्टॉप लॉस हो जाएगा 7500 का, उसका स्टॉप लॉस से हम होल्ड करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 10,500। ठीक है, 10,500, अच्छा, मतलब इतना बुलिश, 10,500 रुपए की टारगेट आयशर के लिए। तो बिल्कुल अगर आपके पास है तो और पेशेंस दिखाइए। अगर आपके पास अगर ट्रेडिंग के लिए भी है ना, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए। आयशर वो उस ग्रेड का स्टॉक है, 7,600 का स्टॉप लॉस, बहुत नजदीक का,
मतलब कितना नजदीक आप देख सकते हैं। और 10,500 रुपए के टारगेट आज शेयर के लिए रूपक जी दे रहे हैं थोड़े लंबे टाइम फ्रेम में। एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। बाजार में मोमेंटम तो नहीं है, लेकिन हम मोमेंटम वाले स्टॉक्स जरूर खोज रहे हैं और आपके लिए कमाई के मौके भी लेकर आ रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और स्ट्रॉन्ग काउंटर्स और कुछ अच्छी रिसर्च आपका इंतजार कर रही है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। और अब हमारे जो मेहमानों का पैनल है वैसे ही काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसको थोड़ा और बड़ा करते हैं और उसमें एक हेवी वेट फंडामेंटल एनालिस्ट भी जोड़ते हैं। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जाने माने दिग्गज वेटरन सुनील सुब्रमण्यम। सर गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और पहली राय आपकी बाजार पर ही चाहिए कि इस वक्त जो है निफ्टी बहुत मुश्किल से कोशिश कर रहा है टिकने की हरे निशान में। आज तमाम जो क्यूज थे सुबह में वो पॉजिटिव थे, हालांकि अमेरिका से गिरावट थी लेकिन तमाम क्यूज पॉजिटिव थे। शुरुआत भी मजबूत हुई थी, उसके बाद हम गिरावट की तरफ चले गए धीरे धीरे। क्या ये गिरावट किसी एक कंसोलिडेशन की तरफ हमें लेके जा रही है या फिर बस आज की बात है फिर से वापस कल से, क्योंकि अब एफआईआई की बाइंग भी शुरू हो गई, 3 दिन से हम लगातार बाइंग देख रहे हैं। तो क्या रुख है आपका बाजार को लेकर? मार्केट को थोड़ा सांस तो पकड़ने दीजिए ना। बिल्कुल, ट्रेड डील के बाद अनाउंसमेंट के बाद बढ़ती जा रही है, जैसे कि ना एफआईएस ने अपना रुख बदल दिया। मगर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि डीआईएस अभी जबरदस्त से वापस नहीं आए हैं उतने जितने एफआईएस के वापसी है। और वही कारण है ये कंसोलिडेशन का, क्योंकि अर्निंग सीजन देखिए इस हफ्ते से खत्म होगी, फिर एक पूरा वो स्टडी करके एक सेक्टरल आउटलुक बनाएंगे। और सेकंड चीज है, आपको क्या है कि जब एफआईएस वापस आते हैं ना तो लार्ज कैप और लार्जर मिड कैप खरीदते हैं, और डीआईएस का रुख आज है कि उसको उनको बेच डालो और वो कैश को उठाकर स्मॉल एंड मिड कैप्स की ओर ध्यान दे। मगर उसके लिए अर्निंग्स की आउटलुक से लेकर ये जो ट्रेड डील के हर दिन कुछ नई खबरें आ रही है, यूएस की तरफ से आ रही है, फिर बांग्लादेश के, तो ये सब उथल पुथल में डीआईएस थोड़ा कॉशियस है। तो जब तक मे भी अगले हफ्ते अर्निंग्स की पूरी आपको एक सिचुएशन सामने आ जाएगी करीबन, तो उसके बेसिस पर वो फ्रेश एलोकेशन करेंगे जो कैश वो अब जनरेट कर रहे हैं एफआईएस को बेचकर। इसलिए आपने निफ्टी का जिक्र किया, इसलिए निफ्टी कहीं ज्यादा नहीं जा रहा है, क्योंकि एक तरफ एफआईएस की खरीदारी और डीआईएस भी उसको बेच के वो एक कंसोलिडेशन के मोड में है। मगर अगले हफ्ते रफ्तार पकड़ेगी मार्केट। मगर ये मत सोचिए कि खाली लार्ज कैप की पकड़ेगी, मगर मिड एंड स्मॉल कैप में मैं देख रहा हूं कि अर्निंग सीजन में भी अब मेरा आउटलुक ये है कि थोड़ी बहुत मिड एंड स्मॉल कैप की अर्निंग्स लार्ज कैप से बेहतर दिख रही है। और आउटलुक भी आने वाले दिनों में, क्योंकि 2 ट्रेड डील बड़े हुए हैं, बजट भी प्रो इकोनॉमी था, इन सब के जो एक इम्प्लीमेंटेशन का जो इस साल में चलेगा, मेरे ख्याल में स्मॉल एंड मिड कैप्स बेहतर परफॉर्म करेंगे इस साल में कंपेयर टू लार्ज कैप। तो इसलिए मार्केट को देखना होगा तो एक ब्रॉडर मार्केट की ओर से देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये बाजार के ऊपर जो है वो रुख है, राय है, थोड़ा सांस लेने देते हैं बाजार को। सही बात है, बाजार को थोड़ा आराम मिलेगा तो फिर हो सकता है बड़ी तेजी की तैयारी होगी। जैसे हम अंशुल जी को आराम देते हैं कभी कभी, तो वो एक कोई बढ़िया सी पिक लेकर आ जाते हैं और हमारे व्यूअर्स की कमाई करा देते हैं। तो ये करते हैं बाजार के साथ भी हम। लेकिन इस बीच देखिए सांस नहीं ले रहा है एक शेयर, वो है टीवीएस सप्लाई चेन का, भागे ही जा रहा है। 17% की तेजी इस वक्त जो है वो शेयर में देखने को मिल रही है। बहुत शानदार तेजी, 17% से ज्यादा की तेजी इस वक्त हो गई। नतीजे आए थे, नतीजे तो मजबूत आए थे, लेकिन कुछ तो अलग रहा है। सृष्टि, आपने रिसर्च की होगी इसके ऊपर निश्चित तौर पे, क्या अलग रहा है इसके अंदर? तो देखिए जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो काफ़ी अच्छी है। देखिए आप विकास, टीवीएस सप्लाई चेन हम जैसे जानते हैं कि भारत से 1/3 रेवेन्यू कमाती है, यूएस यूरोप जैसे मार्केट्स में इनका एक्सपोजर है, और लगातार जो है कंपनी अपने कई सारी चीज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग कर रही थी जो इनके ऑपरेशनल नंबर्स पे रिफ्लेक्ट होना बाकी था, और अब कहीं ना कहीं वो हम रिफ्लेक्शन आते हुए देख रहे हैं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो कंपनी की इस बार आय रही है और EBITDA रहा है वो उम्मीद से कई बेहतर रहा है। हालांकि मुनाफे की जो उम्मीद थी वो भी थोड़ी सी ज़्यादा थी, बट पिछले 3 क्वार्टर्स से लगातार कंपनी मुनाफा कर रही है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि उसके पहले का आप ट्रेंड देखेंगे तो काफ़ी उतार चढ़ाव कंपनी ने देखा है, बहुत बार इन्होंने घाटा भी किया है। अब 2 सेगमेंट्स हैं यहाँ पे, एक इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस जो कि इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू लाते हैं, और ग्लोबल फॉरवर्डिंग सॉल्यूशंस
ये कारोबार में जो है कंपनी का क्लियर कट कहना है कि और भी आगे ग्रोथ आती हुई दिखेगी और ख़ासतौर से यूएस के कारोबार से जो है ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखेगी। एक और चीज़ कंपनी ने ये बोली है कि अब नॉर्थ अमेरिका में उन्होंने एक नया वेयरहाउस खोला है। जिस तरीके से यहाँ पे डील हुई है इंडिया यूएस के बीच में, वहाँ पर जो स्ट्रैटेजिक फोकस है वो काफ़ी बरकरार रखा है और दोनों ही सेगमेंट्स में मार्जिन्स इंप्रूव होते नजर आए हैं। और देखिए स्टॉक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है विकास। 17% की तेजी आज के सत्र में, 17% की तेजी, बड़ी तेजी है। इस पर राय लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक से वापस लौटते हैं, फिर इस पर और चर्चा करेंगे। रश्मि, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और ब्रेक पे जाने के पहले हमने टीवीएस सप्लाई चेन की बात की। शेयर बहुत शानदार तेजी दिखा रहा है, 17-17.25% के आसपास की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है शेयर में। और सृष्टि ने पूरी डिटेल बताई कि आखिर ये इतनी बड़ी तेजी क्यों आई है, शेयर इतना ज्यादा क्यों चल गया है। अब एक काम करते हैं, एक राय इस पर लेते हैं, सौमिल मेहता जी से एक राय लेते हैं इसके ऊपर। सौमिल बताइए, क्या राय आपकी बनती है? 15% के आसपास की तेजी, अभी हल्का 2% नीचे करेक्ट हुआ है, क्या राय बनती है? अगर किसी के पास हो तो क्या करना चाहिए? इस बड़ी तेजी का फायदा उठा के प्रॉफिट बुक करना चाहिए या बने रहना है? टीवीएस सप्लाई चेन, ये स्टॉक बहुत समय से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इनफैक्ट इवन 2024 अक्टूबर से ये स्टॉक 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और ऑल द हायर डिग्री टाइम फ्रेम्स में लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। वेरी रिसेंटली यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम हुआ है और मोमेंटम इंडिकेटर्स में हायर डिग्री टाइम फ्रेम में भी बाय सिग्नल आया है। दैट इज अ वेरी गुड साइन। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 138 के आसपास, और 138 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है, जो प्रीवियस स्विंग हाई भी है उसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है, तो मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा टिल 150-155 लेवल। सो ये, लेकिन ये मीडियम टर्म के लेवल्स हैं और ये मीडियम टर्म का व्यू है। शॉर्ट टर्म में मैं ट्रेड करने की सलाह जरा भी नहीं दूंगा। में जो है बिल्कुल भी आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि एक ऑलरेडी एक अच्छी तेज़ी हमने इसमें देख चुकी है, तो थोड़ा इससे बच के ही चलें। बट सुनिए सर, एक बार आपसे नज़रिया सारी ईएमएस काउंटर्स पे लेना था, क्योंकि देखिए तमाम कंपनीज के नंबर्स आ गए और वैल्यूएशंस को लेकर कितनी चिंताएं थी, पर अब जब नंबर्स आए हैं और गाइडेंस हमने देखी है कि या तो कंपनीज ने मेंटेन की है या फिर थोड़े बहुत उसमें बदलाव किए हैं, इसको ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पॉजिटिवली ले रहे हैं। तो क्या वैल्यूएशन करेक्शन के बाद, सुनिए सर, लगता है आपको कि फिर से ईएमएस प्लेस को देखना चाहिए, चाहे डिक्सन, केन्स या सिरमा एसजीएस काउंटर्स को देख लें, हाल फिलहाल अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि मीडियम टर्म भी आउटलुक उनका पॉजिटिव ही है, क्योंकि ट्रेड डील का भी बेनिफिट उन्हें मिलेगा। गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया था कुछ कंसेशंस इन द बजट, तो डेफिनेटली ईएमएस एक फ्रंटलाइन ग्रोथ, पीएलआई का पूरा फायदा ईएमएस ने ही उठाया है। और आने वाले दिन में भी इसी क्षेत्र से मैं देख रहा हूँ कि हमारी एक्सपोर्ट की ड्राइव आएगी इन अ सस्टेनेबल बेसिस। तो डेफिनेटली मेरी व्यू पॉजिटिव है टोटल ईएमएस पे। और वैल्यूएशंस जरूर अभी भी मैं कहूँगा सस्ते नहीं है, मगर फ्यूचर ग्रोथ जो आ रही है उसको कॉम्पनसेट कर लेगी। तो इसके कारण जो कि वैल्यूएशन थोड़ी अपर एंड के नीचे नजदीक है, तो शायद वॉलिटिलिटी आ सकती है कुछ आगे दिनों में इनकी प्राइसेस में। तो एक स्टैगर्ड अप्रोच अपनाएंगे आप तो अच्छा होगा, मगर मीडियम टर्म में डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सेक्टर है हमारे देश के लिए। ऑलराइट, तो चलिए फिर से जो है आप देख सकते हैं कि ईएमएस काउंटर्स में जो है भरोसा आता हुआ, और कहीं ना कहीं ये काउंटर्स बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बट एक और खेमा है जो कि बहुत अच्छे मूव्स दिखा रहा है, वो है पाइप कंपनीज। क्योंकि देखिए, चाहे आप एस्ट्रल की बात कर लीजिए या सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ की या फिर प्रिंस पाइप जैसी कंपनीज की, सबका यही कहना है कि अब डिमांड कहीं ना कहीं लौटती हुई दिख रही है। दूसरा फैक्टर, इन्वेंट्री कंसर्न्स थे वो अब हट रहे हैं, पुरानी इन्वेंट्री जो है कई हद तक खाली हो गई है, नई इन्वेंट्री नई प्राइसिंग के साथ सिस्टम में आ रही है। और तीसरा, पीवीसी रेजिन्स के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रिगर होता है सभी कंपनीज के लिए।
एस्ट्रल 4% ऊपर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 4% और प्रिंस पाइप जैसी कंपनीज, हालांकि थोड़े डिविजन्स इनके अलग हैं, पर 6% के मूव दिखा रहा है। एक बार प्रदीप जी आपका व्यू समझना चाहेंगे, इन तीनों काउंटर्स में से अभी भी कोई स्टॉक आपको लगता है जो कि आगे अच्छा प्रदर्शन कर सकता है? और ऑल्सो बिकॉज आई थिंक सुबह हमारे किसी एक्सपर्ट ने भी एस्ट्रल दिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मुझे लग रहा है प्रदीप जी ने दिया था, प्रदीप हल्दर हमारे साथ हैं भी इनफैक्ट। नहीं, प्रदीप जी ने नहीं, इनफैक्ट प्रदीप जी नहीं थे हमारे साथ, निमेश थे, निमेश ने दिया था शायद। हाँ, निमेश ने दिया था, निमेश ने दिया था। हम एक बार कंफर्म भी करते हैं, बट अभी फिलहाल बहुत अच्छे मूव्स आते हुए दिख रहे हैं। एक बार प्रदीप जी आप क्यों ना अपना व्यू दीजिए इन सभी काउंटर्स पे। अब जी कि एस्ट्रल पे मुझे लगता है कि अभी भी इसमें पोटेंशियल बाकी है, तो आप मूव कंटिन्यू होने वाला है। प्रिंस पाइप में मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं नहीं, अभी 274 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम 285 290 तक ये मूव आपको कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। जो सुप्रीम इंडस्ट्री था, ये मेरा कॉल था, 3 दिन पहले मैंने दिया था और आज मैंने आके अपडेट भी दिया है, इसमें प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन अभी भी अगर ये शॉर्ट टर्म व्यू था तो इसीलिए प्रॉफिट बुक करने का सलाह है। लेकिन अभी भी अगर किसी के पास मिनिमम 2 क्वार्टर का टाइम है, तो मुझे लगता है कि करेंट जोन से 12 से 15% का अपसाइड इसमें अभी भी बाकी है, तो होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, तो अभी होल्ड करना चाहिए, ये राय है। अच्छा चलिए, मैंने इस बीच में ना निकाल लिया कि किसने दिया था। निमेश ठक्कर जी ने ये दिया था, 1500 का स्टॉप लॉस लगाने को बोला था, 1580 का टारगेट उन्होंने दिया था एस्ट्रल के ऊपर। एस्ट्रल का स्टॉक एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए। 1580 का टारगेट उन्होंने दिया था, स्टॉप लॉस दिया था उन्होंने 1500 रुपए का। तो ये राय जो है वो नीलेश ठक्कर की तरफ से आई थी, एस्टेक नहीं, एस्ट्रल की बात हम कर रहे थे। एस्ट्रल का स्टॉक जो है, चलिए कोई बात नहीं, लेकर आएंगे हम और उसके बाद उस पर बात करेंगे आगे। इस बीच एक काम करते हैं, हमारे पास एक कंपनी सोम डिस्टिलरी, जिस पर हमने सुबह सुबह चर्चा की थी, कंपनी के नतीजे कमजोर आए थे और इस वक्त देखेंगे अगर आप तो शेयर में जो है वो गिरावट ठीक ठाक बढ़ गई है। 9% के आसपास की गिरावट सोम डिस्टिलरीज में इस वक्त देखने को मिल रही है। चलिए एक काम करते हैं, एक राय लेते हैं इसके ऊपर गौरव जी से। गौरव जी एक बार जरा चेक कीजिए सोम डिस्टिलरीज के चार्ट्स को, क्या राय आपकी बनती है? सॉरी वरुण जी, मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा, हम अभी ट्रैक नहीं कर रहे हैं स्टॉक को। बिल्कुल कोई बात नहीं, अंशुल जी के पास चलते हैं। अंशुल जी ने, मुझे लगता है कि सुबह अंशुल जी से हमने इस पर एक राय लेनी शायद छूट गई थी। अंशुल जी, सोम डिस्टिलरीज एक बार जरा चेक कीजिए कि क्या कहता है चार्ट इसका। पिछले 31 हफ्ते में 51% करेक्ट हुआ है। खराब न्यूज है, बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा था, रिजल्ट के बाद बाउंस बैक फेल हो रहा है। बट एक चीज अच्छी है कि लो नहीं टूटे हैं, तो अगर 83 टूटता है तो फ्रेश डाउनसाइड खुलेगी, नहीं तो फिर ये 83 और 97 की रेंज में प्रोबेबली 8 से 10 हफ्ते एक बेस बनाने की कोशिश करेगा। किसी भी तरह की फ्रेश डाउनसाइड तब तक नहीं ओपन होगी जब तक 83 नहीं टूट रहा है। बाउंस बैक भी तभी इनिशिएट होगी जब 97.66 टूटेगा, तब तक इसी रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए दिखेगा। ठीक है, सोम डिस्टिलरीज को लेकर ये व्यू हो गया। बाजार आप देखेंगे कि बाजार तो ऐसा लग रहा है कि मूव ही नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि फ्रीज हो गए लेवल्स। 22 अंकों पर है निफ्टी, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 125 अंकों के आसपास की तेजी, हल्की फुल्की एक्शन हम निफ्टी बैंक में ही देख रहे हैं। हालांकि अच्छी चीज धीरे धीरे हो रही है। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो चढ़ने वाले शेयरों की संख्या ना वो बढ़ रही है और अब गैप थोड़ा कम हो गया है। 1350 शेयर लगभग हरे निशान में है और गिरने वाले शेयरों की संख्या है 1600 से भी कम इस वक्त। कुछ ऐसे स्टॉक्स निकालते हैं जहां पर मोमेंटम तगड़ा था, ऊपरी स्तरों से थोड़ी गिरावट आई, लेकिन फिर से हम देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग मूव आ रहा है। पीबी फिनटेक के बारे में राय लेना चाहेंगे आपसे सोमिल जी। पीबी फिनटेक आपको लगता है कि अपने ये गेन्स को सस्टेन कर पाएगा? पीबी फिनटेक ऑलरेडी पॉलिसी बाजार जो है, पॉलिसी बाजार ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म अगर आप देखें ऑन द आवरली चार्ट एक ट्रायंगल पैटर्न बना है और मुझे लगता है ये ऊपर के तरफ टूटेगा। इन द वेरी शॉर्ट टर्म आई वुड से कि एक यहाँ पर बेट ले सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1460, और यहाँ पे जो स्टॉप टारगेट ऊपर में होगा इन द वेरी शॉर्ट टर्म दैट वुड बी 1725, वेरी क्लोज टू 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो मेरा व्यू इन द वेरी शॉर्ट टर्म पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इन द पोजिशनली इसे ट्रेड करने की सलाह नहीं दूंगा टिल द टाइम ये प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन ना हो जाए। ठीक है, पीबी फिनटेक को लेकर ये भी हो गया। एक और शेयर जहां पर हम देख रहे हैं कि शॉर्ट्स कट रहे हैं वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट
ईएमएस कैटेगरी की ही कंपनी है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ही रही है और हमने देखा है कि लगभग लोअर लेवल से 100 रुपए के आसपास की रिकवरी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में आ गई है। 500 रुपए तक ये शेयर गिरा था और अब भाव इसके आगे हैं 600 रुपए के ऊपर। प्रदीप, आपका व्यू पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को लेकर, क्या नई तेजी करनी है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में, या फिर अगर किसी के पास है होल्डिंग तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं इसमें? अच्छा, प्रदीप हमारे साथ नहीं है। प्रदीप नहीं है, काम करते हैं गौरव जी से ही व्यू ले लेते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को लेकर। गौरव जी, आपका व्यू? अभिषेक जी, ब्रेकआउट के करीब है। 618 620 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। 640 इसका ब्रेकआउट पॉइंट है। आई थिंक ये ब्रेकआउट निकाल जाएगा एंड देयर आफ्टर 720 तक की चाल पॉसिबल है। अभी जिन व्यूअर्स के पास है वो अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जरूर रख लें इन केस ऑफ अ मिस ब्रेकआउट। 580 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, 580 का स्टॉप लॉस होगा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए। आज वोडाफोन आइडिया के शेयर में हम देख रहे हैं कि 3.5% के आसपास का उछाल है और बार बार हम देख रहे हैं कि जब भी शेयर ये 11 रुपए के नीचे जब जाता है वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आता है वोडाफोन आइडिया में। मैनेजमेंट भी पहले के मुकाबले थोड़ा बुलिश साउंड कर रहा है और इंटेंट थोड़ा सा दिखा तो है। अब कंपनी के आगे फंडरेज वगैरह को लेकर काफी एग्रेसिव प्लान से देखते हैं कि आगे कैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं। लेकिन पंकज सर, आपसे व्यू जानना चाहेंगे वोडाफोन आइडिया को लेकर। निवेशकों को सर गाइड कीजिए, क्या रणनीति होनी चाहिए वोडाफोन आइडिया में, कितनी उम्मीदें आपको हैं कंपनी से? देखिए, ओवरऑल सेंस ये लगता है कि ये कंपनी बेस्ट केस सिनेरियो में 10 से 12 हजार करोड़ का एबिटा बना पाएगी। एंड अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं तो डेट वगैरह पकड़ के देखते हैं तो आई थिंक 20 टाइम ईवी बाय एबिटा के ऊपर चल रही है, जबकि आपको चाहे वो रिलायंस जियो हो या भारतीय एयरटेल हो, वो रिलेटिवली ईवी बाय एबिटा पे सस्ते दिखती है। तो मेरा तो सलाह यही रहेगी कि भारतीय एयरटेल बेहतर शेयर है, बिकॉज अगर आप फ्री कैश फ्लो के हिसाब से देखें तो कंपनी उम्मीद मैं करूंगा करीब 60,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो थ्रो करेगी। प्लस जो डेटा सेंटर एज अ अपॉर्चुनिटी निकल के आ रहा है, आई थिंक वो कंपनी उस सेगमेंट में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करने के लिए देख रही है एंड उनके पास में फाइनेंशियल मसल भी है। वोडाफोन आइडिया सर्वाइव करेगी, बट क्या वो इतना कैश फ्लो थ्रो कर पाएगी शेयर होल्डर्स के लिए? आई एम स्टिल डाउटफुल। वोडाफोन आइडिया यहाँ पर अभी भी कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर कंसर्न ज़रूर है, जहाँ प्रमोटर्स का भरोसा बढ़ते हुए दिख रहा है और स्टॉक में भी आप देखिए 3.5% की उछाल आज के सत्र में हम देख पा रहे हैं। बट इसके अलावा पंकज जी, ऑटो एंसिलरी स्पेस में कहाँ पर आप पॉजिटिव व्यू बना रहे हैं? क्योंकि देखिए सुबह से ही हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स एक एक करके ऑटो OEMs पर अपनी राय दे रहे हैं और स्टॉक भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बट पंकज जी, बहुत सही बात है कि अगर ऑटो OEMs चलेंगे तो एंसिलरीज के लिए भी अच्छा मौका है, बट आपकी नज़र कहाँ पर है? तो देखिए, आई थिंक ऑटो एंसिलरी में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। एक हमें लगता है कि टायर स्पेस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। पहली चीज तो ये कि सारे कंपनीज ने करीब करीब कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस किया है एंड आपके जो CV के नंबर्स हैं या फिर PV के नंबर्स हैं आगे जाके बेहतर होने वाले हैं। एंड क्योंकि OEM सेल्स अच्छी होगी तो आगे जाके रिप्लेसमेंट डिमांड भी बेहतर आने की उम्मीद है। तो एक टायर कंपनीज में चाहे आपका अपोलो टायर्स हो या बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हो या JK टायर हो, ये हमें अच्छे लगते हैं। ओवरऑल आई थिंक इसके अलावा अगर आप देखें तो हमें लगता है कि सनसेरा इंजीनियरिंग काफी अच्छा लगता है, लुमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज भी अच्छा लगता है। सो काफी सारे कंपनीज हैं जो ओवरऑल लगता है कि आपका OEM एंसिलरी स्पेस में काफी अच्छे करने चाहिए। आई थिंक सनसेरा वगैरह के लिए एक अपॉर्चुनिटी ये भी निकल के आती है कि आगे जाके, क्योंकि US मार्केट में जो टैरिफ लगा था स्पेशली PV पे एक अलग लेवल का टैरिफ लगा था, अगर वो रिविजिट होता है तो कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। इस पे हमने रिसेंटली टारगेट रिवाइज किया है करीब 2500 रुपए। यहाँ पर रखते हैं नज़र और देखिए आज के सत्र में भी स्टॉक 7.5% के अप मूव्स दिखा रहा है और अब जो है पंकज जी बता रहे हैं कि इनकी फर्म ने टारगेट रिवाइज करके 2500 दे दिए हैं और टायर कंपनीज पर भी आप नज़र ज़रूर रख सकते हैं। बट इस बीच देखिए एक और काउंटर पेपर स्पेस में से JK पेपर, ये NSE 500 के टॉप गेनर्स में शामिल है। ऐसी कोई खबर तो दिख नहीं रही है और साथ ही नतीजे भी आई डोंट थिंक आए हैं और 9% का मूव फिलहाल JK पेपर दिखा रहा है। पर एक बार गौरव, आपका चार्ट चेक, आई एम नॉट श्योर कि
आप ये इसको ट्रैक करते हैं या नहीं, बट मूव्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और एकाएक ऐसा मूव आया है, थोड़ा सरप्राइजिंग ज़रूर है। किस तरीके के वॉल्यूम्स इसको बैक कर रहे हैं? हाय सृष्टि, गुड आफ्टरनून। रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं जेके पेपर के, एंड बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं अभी, और बिल्कुल रिसेंटली ही ये वॉल्यूम अपटिक देखने को मिला है इस स्टॉक के अंदर पिछले 1-2 घंटे में ही, जिसके अंदर 330 से 364 यानी ऑलमोस्ट 10% का अपमूव देखने को मिल गया है। बट अभी भी आई डोंट रियली थिंक दीज आर द बेटर लेवल्स। 1-2 दिन सस्टेन होने देना चाहिए 370 के ऊपर निकल के, देन एक क्लियर कट एक रिवर्सल इंडिकेशन मिल जाएगा, देयर आफ्टर 420-440 जोन के लिए स्टॉक तैयार होगा। तो अभी मैं थोड़ा वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा इस स्टॉक में। वेट एंड वॉच की ही सलाह फिलहाल आती हुई, और जी हाँ, रिजल्ट्स इसके ऑलरेडी आ चुके थे तीसरी तिमाही के, और कुछ इतने एक्साइटिंग नंबर्स दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि देखिए आय में 8% की बढ़त रही है तीसरी तिमाही में, पर EBITDA में भी 5% की बढ़त, बट मार्जिन यहाँ पर घटे हैं, और मुनाफे में भी हमने जेके पेपर्स की गिरावट देखी। देखते हैं आने वाले दिनों में कोई मूव कंटिन्यू होता है या नहीं, बट अभी के लिए आप इसको अवॉइड ही करके चलें, ये राय फिलहाल आती हुई। कई सारी फार्मा कंपनीज में भी आज एक अच्छा एक्शन है, और ख़ास तौर से मैं MNC फार्मा कंपनीज को देख रही थी, जो फाइजर जैसे काउंटर्स, इनमें एक अच्छा मूव ज़रूर आया है। बट फार्मा स्पेस से लॉरस लैब, एक बार अंशुल इस पे आप अपना व्यू दीजिए। 1000 के पार कंफर्टेबली टिका हुआ है ये काउंटर, कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं आप इसे? देखिए, लॉरस लैब में कंटिन्यूअसली 4 वीक की डाउन मूव थी, लास्ट वीक रिवर्सल की कोशिश किया, और आज करंट वीक में फॉलो थ्रू अप मूव है। तो ये फॉलो थ्रू अप मूव 1076 तक जा सकती है, जहां के नीचे प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हुआ था। 4 हफ्ते में 19.55% का करेक्शन था, 50% रिट्रेसमेंट ऑलरेडी डन है। 1076 तक ये अप मूव दे सकता है, वहीं से ब्रेक डाउन आया था। ऑल राइट, तो चलिए लॉरस लैब यहाँ पर रखेंगे नज़र। 5% की तेज़ी जो है, और कई हफ्तों के डाउन ट्रेंड के बाद जो है ये स्टॉक एक अच्छा मूव दिखा रहा है। बट एक और काउंटर BHEL, यहाँ पर भी आप नज़र रखिए, क्योंकि देखिए OFS आज जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए खुला है, उससे जुड़े कुछ अपडेट ज़रूर हैं कि ग्रीन शू ऑप्शन के बिना अगर देखें तो कहीं ना कहीं 1.6 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, और ग्रीन शू ऑप्शन के साथ जो है लगभग 1 टाइम्स जो है, यानी लगभग पूरा सब्सक्राइब होता हुआ नज़र आ रहा है जितने भी शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं। BHEL 6% की गिरावट अभी भी। गौरव, एक बार आपका चार्ट चेक, किस तरीके से देख रहे हैं और कौन से लेवल्स होल्ड करने चाहिए BHEL में? सम मोर डाउनसाइड इज पॉसिबल, 255 तक आता दिखाई दे रहा है। अगर उसके नीचे भी चला जाता है तो फर्दर एक्सटेंशन होगा। एज ऑफ नाउ मैं ट्रेडर्स को 255 के स्टॉप के साथ होल्ड की सलाह दूंगा। चलिए, तो ये राय आपको BHEL के ऊपर। एक और शेयर की बात करते हैं, IIFL कैपिटल्स की बात करते हैं। IIFL कैपिटल में आप देखिए, कैपिटल सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं, 6% के आसपास की कमजोरी दिख रही है। Q3 के नतीजे कमजोर रहे हैं, उसकी वजह से ये गिरावट बड़ी देखने को मिल रही है। एक राय लेते हैं सौमिल से इसके ऊपर, IIFL कैपिटल सर्विसेज के ऊपर। सौमिल, ज़रा चेक कीजिए एक बार चार्ट, क्या बनती है राय आपकी? क्या ये गिरावट मौका हो सकता है, या फिर एक लंबी गिरावट की तरफ बढ़ रही है? IIF कैपिटल अगर हम देखें तो इसका चार्ट डाउन ट्रेंड में है कुछ समय से, इन द लास्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशन, प्रॉब्ली कपल ऑफ वीक्स, मोर देन कपल ऑफ वीक्स डाउन ट्रेंड में है। बीच में एक कंसोलिडेशन भी था, वो कंसोलिडेशन मुझे लगता है कि अब ये नीचे टूट रहा है। आई वुड अवॉइड दिस स्टॉक एट द मोमेंट। यहाँ पे कुछ भी करना मुझे नहीं लगता कि बहुत सही है। इनफैक्ट नीचे में अगर 310 के नीचे अगर ये सस्टेन हो जाता है तो मुझे लगता है कि फिर से एक डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे के टारगेट्स अराउंड 273, 275 के टारगेट्स मिल सकते हैं। सो अवॉइड दिस स्टॉक, व्यू नेगेटिव रहेगा इसमें। बिल्कुल, तो अवॉइड करने की राय है IIFL कैपिटल सर्विसेज को फिलहाल। चलिए, एक और इनफैक्ट सेगमेंट की बात करते हैं ज़रा। टेक्सटाइल शेयर्स काफ़ी तेज़ी दिखा के गए थे ये शेयर्स सारे,
और जब से ये खबर आई है कि बांग्लादेश को जो है वो टैरिफ थोड़ा कम कर दिया गया, 20% से घटा के 19% कर दिया गया है। इंडिया का हालांकि 18% ही है, लेकिन कुछ और क्लॉजेज ऐसे हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश को ऐसा लोगों को लग रहा है कि बेनिफिट ज़्यादा हैं। तो यहाँ गिरावट लगातार देखने को मिली। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स आप देखिए 3.5% की गिरावट, वर्धमान जो इस वक्त देखेंगे आप तो 3.5% की गिरावट यहाँ भी देखने को मिल रही है। हालांकि वेल्सपन लिविंग चढ़ा हुआ है, बाकी तमाम जो शेयर हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड गिरे हुए हैं। गौरव जी से एक राय लेते हैं कि टेक्सटाइल में कहीं उनको मौके नजर आ रहे हैं क्या, या फिर अभी अवॉइड करके ही चलना चाहिए? पर्टिकुलरली इन शेयरों की बात करें, गोकुलदास एक्सपोर्ट, वर्धमान की बात करें तो देखिए, अभी जो इमीडिएट इम्पैक्ट है वो तो सर्टनली नेगेटिव ही रहने वाला है, वो हम देख भी रहे हैं। आई थिंक इट मे लास्ट फॉर सम मोर टाइम और कुछ और गिरावट मिलेगी, बट एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो स्पेशली ये बांग्लादेश वाले न्यूज से मुझे कुछ लॉन्गर टर्म में इम्पैक्ट आता नहीं नजर आता है। देयरफॉर अगर कोई मीनिंगफुल गिरावट आती है तो क्वालिटी स्टॉक्स को हम कंसिडर कर सकते हैं। हम बहुत ज्यादा कंपनीज को तो नहीं ट्रैक करते, समथिंग लाइक एन अरविंद को हम ट्रैक करते हैं, हमारे रडार पे रहता है। तो उसके अंदर अगर कुछ मीनिंगफुल गिरावट आएगी तो यहाँ से हम उसमें जरूर फोकस करेंगे। मीनिंगफुल गिरावट आती है तो वहां पे फोकस करेंगे। लेकिन अब एक काम करते हैं, 3:19 हो चुके हैं, तो आज की ट्रेडिंग की तो जो हमने चीजें करी वो करी, लेकिन कल की तैयारी भी करनी है साथ साथ में कि कल कौन कौन से अहम इवेंट्स हैं, ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, जिनको आपको फोकस में रखना चाहिए। तो हमारी सहयोगी तृप्ति हमारे साथ जुड़ गई है। तृप्ति, बताइए कौन से इवेंट्स, कौन से ट्रिगर्स हैं जिनको हमें याद रखना है कल के बाजार के लिए? जी हाँ, कल बाजार के लिए जो अहम इवेंट्स होंगे वो देख लेते हैं एक बार। तो कल आप देखेंगे सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी होगी, साथ ही रिटेल महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं कल, तो इस पर नज़र रखिएगा। अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर क्रूशियल जॉब डेटा में जॉबलेस क्लेम्स आने वाले हैं। इसके अलावा निफ्टी कंपनियों में 4 अहम कंपनियां अपने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगी। HUL, कोल इंडिया, ONGC और हिंडाल्को के कल नतीजे आने वाले हैं, इनके नतीजों पर भी नज़र रखिएगा। अन्य कंपनियों की यहाँ पर अगर बात करें तो आप देखेंगे HAL, स्पाइसजेट, मुथूट फाइनेंस, दीपक नाइट्रेट, बायोकॉन, ल्यूपिन, IRCTC, इंडियन होटल्स और भारत फोर्ज भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर जारी करेगी। कॉर्पोरेट एक्शन अगर देखें तो फिजिक्स वाला में 3% की इक्विटी के लिए कल लॉक इन पीरियड खत्म होगा, और MV फोटोवोल्टिक पावर में भी आप देखेंगे 4% की इक्विटी के लिए कल लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है। तो ये थे कल के अहम इवेंट्स। ठीक है तृप्ति, बहुत शुक्रिया। तो ये सारे के सारे इवेंट्स हैं जिस पर नजर रहेगी। कुछ कुछ नतीजे रह गए हैं, और नतीजों से पहले आज हमने बातचीत भी की। HUL के नंबर कल आएंगे, उसके अलावा हम देखेंगे कि भारत फोर्ज के नंबर आएंगे, और भारत फोर्ज में तो आज हम अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं, करीब करीब 3.5-4% के आसपास की। लेकिन 10 मिनट के आसपास समय रह गया है, और फटाफट सारे एक्सपर्ट से समझ लेते हैं कि ट्रेड के मौके बाजार में कहाँ हैं और कल के लिए कहाँ पर आपको नजर रखनी है। शुरुआत अंशुल जी आपसे कर लेते हैं, बताइए आपकी BTST कॉल्स। सर 8 दिन से एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है, और आज फाइनली एक साइंस ऑफ ब्रेकआउट आ रहा है हिंद कॉपर में। हिंद कॉपर BTST करके जाना चाहिए 605 रुपए 50 पैसे पे। आज का लो है 593, यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 625 रुपए तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो हिंद कॉपर को BTST करके जाना चाहिए। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर में BTST की सलाह, 593 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 625 रुपए का टारगेट होगा। कोशिश करेंगे कि मतलब ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम स्क्रीन पर लेकर इसको आ जाएं, लेकिन आप नोट कर लीजिए 625 टारगेट, 593 स्टॉप लॉस हिंदुस्तान कॉपर के लिए। गौरव जी आप बताइए सर, आपकी नजर कहां पर गई है, क्या BTST करें? अभिषेक जी, नैम इंडिया का शेयर अच्छा लग रहा है, 950 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आज एक अच्छा मूव है, 4.25% वॉल्यूम बैक अप मूव है। पिछले लगातार 5-7 दिन के ट्रेडिंग सेशन का जो कंजेशन रेंज है उसे ब्रीच करता हुआ लग रहा है। मार्केट जो डल रही है उसे भी आउट परफॉर्म कर रहा है। आई फर्मली बिलीव यहाँ से एक्सटेंड करेगा अप मूव। 980 तक का भाव इसमें देखने को मिल सकता है। इसके अंदर करंट लेवल पे BTST कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 930 रुपए का। ठीक है, निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, नैम, ये जरा शेयर लेकर आ जाइए, और इसके लिए 930 रुपए का इसके लिए स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट होगा 980 रुपए का। 4% ऊपर ऑलरेडी आपको ये शेयर नजर आएगा, लेकिन इस पर बुलिश व्यू है। तो AMC वाली जो कंपनीज है ना, मतलब कल भी हम स्ट्रेंथ देख रहे थे, और वो स्ट्रेंथ ऐसी नहीं कि खत्म होने वाली है। लॉन्ग टर्म में तो खैर कोई सवाल है ही नहीं कि उसमें पैसे ना बने। ट्रेड के जहां पर मौके बन रहे हैं वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। सोमिल भाई आप बताइए, आपके ट्रेड कल के लिए
खरीदना ही होगा, बताइए क्या खरीदना है? एब्सोल्युटली खरीदना है। लॉन्ग साइड पे ही हम जाएंगे। हमने फार्मा स्टॉक्स के बारे में बात की, ग्लेनमार्क फार्मा, लॉरस लैब्स, बायोकॉन, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो तो डेफिनेटली कैरी करना है, ऑलरेडी हमने बात की है। लेकिन एक स्टॉक जो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अभी ब्रेकआउट हुआ है, दैट इज ट्रेंड ऑलरेडी लास्ट कुछ 2 हफ्तों में अच्छा ऊपर की तरफ बाउंस हुआ है और एक अगेन एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ टूटी है। मुझे लगता है दिस इज अ गुड कैंडिडेट। 4100 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर में मुझे लगता है कि 4450 तक के इसके टारगेट मिल सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। ठीक है, ठीक है, ये राय होगी ट्रेंट के शेयर को लेकर। टारगेट स्टॉप लॉस हम आपकी स्क्रीन पर लेकर आ जाएंगे। सोमिल जी की तरफ से ये व्यू, ट्रेंट काफी दिनों बाद किसी की तरफ से ना ट्रेड के लिए शेयर आया है। आज कुछ शेयर जरा कमजोर हैं और जरा पूछते हैं एक्सपर्ट से कि क्या कहीं कॉन्ट्रा बाइंग के मौके हैं। 2 शेयर अंशुल जी मैं सामने रख रहा हूं। एमसीएक्स में आज गिरावट है और एमसीएक्स के अलावा हम देख रहे हैं कि आज अशोक लेलैंड के शेयर में भी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग है, 2-2.5% के आसपास की नरमी है। कॉन्ट्रा ट्रेड कहीं लेना है बाइंग का? एमसीएक्स में तो नहीं बन रहा है। एमसीएक्स में 50 डे मूविंग एवरेज 2260 टेस्ट होते हुए दिख रहा है। बाकी जिस हिसाब से अशोक लीलैंड ने अपने आप को संभाला है, इसमें एक कॉन्ट्रा बाइंग आज के लो के साथ कर सकते हैं। 202.56 का लो है, 202 रुपए के स्टॉप लॉस से चाहे तो एक बार बाई कर सकते हैं। ऊपर में 210-211 के आसपास प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए। यहाँ पर आज 4% की गिरावट आप आज के सत्र में देख सकते हैं और कहीं ना कहीं जितने भी एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स हैं उनमें आजकल काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स, एक तरफा ऊपर और एक तरफा नीचे हम मूव्स ऐसे देख रहे हैं। बट टोरेंट पावर आज पूरे दिन जो है ये स्टॉक का कहीं ना कहीं गिरावट का शिकार रहा और अभी भी 4% की गिरावट आप इस काउंटर में देखेंगे। एक बार सोमिल, आपका व्यू टोरेंट पावर पे 3-3.5% की कमजोरी ऑल थ्रू आउट द डे रही है, क्या और कमजोरी गहरा सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता। पावर स्टॉक्स ओवरऑल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। टोरेंट पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ऑल ऑफ दी स्टॉक्स आर लुकिंग गुड। टाटा पावर एज वेल। टोरेंट पावर में मे बी यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छी रैली हमने देखी है इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। 1230-1240 के आसपास से ये ऊपर के तरफ 1500 तक गया है। सो एक हॉल्ट है, एक पॉज है। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर की तरफ ही रुक करेगा। मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऊपर में 1630-1650 तक जा सकता है, तो दैट वुड बी माय टारगेट। पावर मीडियम टर्म में जो है अच्छा ही लग रहा है और यहाँ से और गिरावट नहीं गहराएगी, ऐसा फिलहाल सोमिल का मानना है। बट आज देखिए आप पूरे दिन, हालांकि आपने इंडेक्स को ज़रूर देखा होगा कुछ ज़्यादा बड़े मूव्स ना दिखाते हुए, बट ऐसे में लीडरशिप आज पूरे दिन में चेंज हुई है। अगर हम निफ्टी के टॉप 2 कंटेंडर्स या गेनर्स को छोड़ दें, अपोलो हॉस्पिटल और आयशा मोटर्स, इसके अलावा बाकी आप देखिए दिन के दौरान मारुति सुजुकी ने एक अच्छा मूव पकड़ा, एसबीआई ने एक अच्छा मूव पकड़ा और अब इंटरग्लोब एविएशन, रेड्डीज, ऐसे काउंटर्स जो हैं वो धीरे धीरे करके ऊपर आ रहे हैं। क्या नहीं अच्छा कर रहा है वो है आईटी काउंटर। सुबह ही हमारे एक एक्सपर्ट ने इन्फोसिस की सेल कॉल भी दी थी। अभी सेकंड टॉप लूजर बन चुका है आईटी पैक। टीसीएस डाउन है, एचसीएल टेक डाउन है, ये तमाम काउंटर्स में गिरावट है और विप्रो भी 1% नीचे है। पर पंकज, अब देखिए इस बार जब नतीजे आए तो कहीं ना कहीं थोड़ी एक्साइटमेंट फिर से बिल्ड इन हुई। कुछ कंपनीज ने गाइडेंस रेज करी, कुछ ने भरोसा जताया कि हमारी ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट अब जिस तरीके से एआई से रिलेटेड कंसर्न्स हैं, एज ए ब्रोकरेज हाउस आप क्या व्यू बना रहे हैं आईटी काउंटर्स पे? पंकज, अच्छा शायद पंकज हमारे साथ नहीं है, ऐसा पता चल रहा है फिलहाल। बट एक बार अंशुल आपका व्यू ले लेते हैं कि किस तरीके से आप आईटी काउंटर्स को देख रहे हैं, क्या गिरावट और गहराएगी? देखिए, सीनेक्स आईटी पे हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था जब वेडनेसडे को गैप डाउन ओपनिंग खुली थी 37,100 की रेंज में। तब से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि 34,732 ये पहला टारगेट रहेगा सीनेक्स आईटी पे और दूसरा टारगेट 33,432 का रहेगा। पहला टारगेट ऑलमोस्ट आ रहा है, दूसरा टारगेट भी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो अभी
4% की गिरावट और रहेगी। मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ी सी गिरावट ज्यादा रहेगी। तो टारगेट सीएनएक्स आईटी पे अचीव होने के बाद बाउंस बैक प्ले करना है तो लार्ज कैप आईटी में ही करना चाहिए। इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, इन 3 में ही बाइंग की कोशिश करनी चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप कंप्लीटली अवॉइड कर देना चाहिए। ठीक है, दिग्गजों पर भरोसा है अंशु जी का, और नाम भी आपको बता दिया उन्होंने। चलिए 2 मिनट के आसपास का समय रह गया है और अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। निफ्टी बहुत ही नैरो रेंज में रहा, दिन के दौरान 26,000 का आंकड़ा क्रॉस किया, लेकिन 26,000 के बेस पे जो आज का जो दायरा रहा वो रहा सिर्फ 110 अंकों का। निफ्टी बैंक भी वैसे तो रेंज में ही रहा, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी करने की कोशिश की निफ्टी बैंक ने, और लगभग 300 अंकों के आसपास से रिकवरी लोअर लेवल से हमने निफ्टी बैंक में देखी, और हरे निशान में जाके मतलब 115 अंकों पर इस वक्त निफ्टी बैंक आपको नजर आएगा। तो वैसे देखा जाए तो निफ्टी में भी अगर हरे निशान में क्लोजिंग होती है तो ये चौथा सत्र होगा जब हम ग्रीन टेरिटरी में क्लोज करते हुए निफ्टी को देखेंगे। आज थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन भी कम था। स्मॉल कैप मिड कैप की अगर आप इंडेक्स देखेंगे वहां पर सुस्ती नजर आई, और उसी के चलते एनएसई पर ज्यादातर जो शेयर थे वो गिरने वाले थे। 1579 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। 1300 साढ़े 1300 शेयर में हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में तेजी रही, और पिछले 1 घंटे में ये रेशियो थोड़ा बेहतर होता नजर जरूर आया है। नतीजों का पूरा एक्शन बाजार में दिखाई दे रहा है, और आप देखेंगे कि आयशर मोटर आज ऑल टाइम हाई पर गया, 6.5% की तेजी, 7,800 रुपए के भाव को आज इसने दिन में क्रॉस किया। अपोलो हॉस्पिटल के अच्छे नंबर आए, तो अपोलो हॉस्पिटल के अच्छे नंबर के बाद हमने देखा कि हॉस्पिटल स्पेस की जितनी भी कंपनीज रही, चाहे वो मैक्स हेल्थ हो, फोर्टिस हो, यथार्थ हो, ग्लोबल हॉस्पिटल हो, सारे के सारे आज के सत्र में हमें चलते हुए दिखाई दिए हैं। एसबीआई के नतीजों का इंपैक्ट कल दिखाई दे रहा था, और कल हमने देखा कि शेयर करीब 6-7% चढ़ा था। आज फिर से 3% की तेजी, और नए ऑल टाइम हाई पर एसबीआई आज के सत्र में पहुंचा है। लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप एसबीआई का हो गया है। तो ये कुछ रहे बाजार के सुपर सेल, और ऑटो में आज मूव हम अच्छा देख रहे थे क्योंकि 3 सत्र से इंडेक्स में तेजी है। आज फिर से मारुति में तेजी हुई, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के शेयर में तेजी देखने को मिली, और कंजम्पशन की बात करें तो ट्रेंट में 1% के आसपास की तेजी। ट्रेंट हमने देखा कि लास्ट आवर में थोड़ा मूव इसमें अच्छा आ गया, और हमारे एक्सपर्ट के रडार पर भी ये शेयर था। आज दिन भर में अगर हम देखेंगे पूरे 2 हिस्सों में बांट लें तो आधा दिन जो बीता है लाल निशान में, लेकिन सेकंड हाफ में ट्रेंड में स्ट्रेंथ लौट के आई है, और सोमिल जी ने इसको रेकमेंड भी किया। इंटरग्लो में 1% के आसपास की तेजी रही। आईटी शेयरों ने बाजार को थोड़ा नीचे खींचने का काम किया। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, ये तमाम शेयर आज गिरने वाले शेयरों में शामिल रहे। लेकिन अगर हम वायदा की गिरने वाले शेयरों की बात करें तो बीएचईएल ओएफएस के चलते, क्योंकि 254 रुपए का भाव है ओएफएस का, तो डिस्काउंट पर ओएफएस आया। सरकार 5% स्टेक बेच रही है, कल रिटेल के लिए खुलेगा, तो कल तो चेक करेंगे कि निवेशों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लेकिन ये शेयर आज टूट गया 5.5%। इसके अलावा कुछ और शेयर जहां पर गिरावट रही, एमसीएक्स में 4.5% के आसपास की गिरावट हमने देखी। काफी ज्यादा वोलेटाइल हो रहा है एमसीएक्स नए रिकॉर्ड पर पहुंचने के बाद। तो बाजार का ये एक्शन रहा। भारत फोर्ज नतीजों से पहले 3.5% के आसपास की तेजी हमने देखी, और इसके अलावा तेजी रही फेडरल बैंक में 3-3.5% के आसपास की। चलिए, तो कुल मिलाजुला के मतलब आज ना एक्शन इंडेक्स के लेवल पर मिसिंग था, स्टॉक्स में चर्निंग हो रही थी, और निफ्टी वैसे जो भी क्लोजिंग आई है फाइनल 7-8 अंक ऊपर, 18 अंक ऊपर निफ्टी बंद हुआ है, और निफ्टी बैंक 118 अंकों पर ये क्लोजिंग निकल के आई है। इसके साथ ही शो को समाप्त करने का समय भी हो गया है। अंशुल जी, गौरव जी और सोमिल जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए, और विस्तार से तमाम स्टॉक्स पर अपनी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आपकी जाएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपकी कल की तैयारी कराएंगे। फिलहाल विकास को, सृष्टि को और मुझे आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।